बादशाह भाई नहीं थे शायद माफिया मुंडीर में, ऐसा हनी भाई ने बोला है ललन टॉप पे। ओके हाँ तेरी अरे कसूर सारा उच्ची हड्डी अदा, ओह क्या गाना था। ब्राउन रंग तो था ही बहुत ऊपर, मतलब वो बहुत अलग एरा था वो। एक आंख वाले आर आस्किंग मी फॉर माय सोल बॉडी माइंड। सावन का महीना कर दे मुश्किल जीना, बेचैनी कहीं ना, सुन मेरी हसीना तेरे बिना मैं ऐसे करके एक गाना था। और वो सरस्वती पूजा पब्लिक सुन के पागल, बोले यार क्या कॉम्पोजिशन है। उस रिश्तेदार को कह सकते हैं डैड थे मेरे, तो इसलिए था क्योंकि एक एपिसोड पहले उसमें बादशाह भाई ने मुझे बुलाया और बोले बाल छोटे करा लो, लोग सीरियसली लेंगे। मतलब बेसिक तुम पूछना चाह रहे हो कि क्या रैपर पैसा कमा पा रहे हैं। ऐसे रैपर्स भी हैं और वो फटते भी हैं, उनके महंगे जूते भी हैं आज के टाइप में। बट मैं कहता हूँ ब्रो, समेट के झूठ बोलना चाहिए। ही हैज नंबर्स, दैट्स ऑल। डिल्यूजन में रहने वाले के लिए कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है ये बोल देना कि मम मेरे पास जो है तेरे पास एक क्या। भाई मैंने देखा आप फ्री स्टाइल बहुत सही करते हो, थैंक यू मैम। थोड़ा सा हमारे लिए लाइक मैं आपको वर्ड्स देता हूँ। लाइक मेरा नाम है क्रिश, पॉडकास्ट का नाम है एक्सट्रीम टॉक्स। थोड़ा बहुत मैं फूड ब्लॉगिंग करता हूँ पहले। कोई भी बीट चला दे जाए। ओ आके सुनो ये बातें जो करता हूँ, बातों में क्या मैं नगमे बनाता हूँ, नगमे जो बनते वो चाहते हैं ना, जिसको समझ नहीं आएगी बातें वो उनको भी हम समझा देंगे ना जा। सबसे पहले तो भाई बहुत बहुत वेलकम है कि आप आए। थैंक यू सो मच भाई, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। सेम हियर बाबा, सेम हियर। आई वाज वेटिंग फॉर इट और तुमने सामने से मैसेज किया। आई फेल्ट सो ग्रेट कि चलो चलते यार, कुछ वार्तालाप किया जाए, बात की जाए, दिल की बात है। दिल की बात है। जैसे कि आप वैसे ही मतलब बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो एंड वो आपको हसल से मिली है ना, या तो लाइक कैसी चल रही है लाइफ अभी आफ्टर हसल? इट्स गोइंग ग्रेट मैन, इट्स गोइंग ग्रेट। और जस्ट वर्किंग ऑन प्रोजेक्ट्स, इधर उधर इवेंट्स कभी कभी। अभी तो फिलहाल 4 महीने से मेरे ख्याल से इवेंट्स पॉज पे डाला है, बिकॉज आई एम रियली वर्किंग ऑन एन एल्बम राइट नाउ। और उस पर ही पूरा फोकस राइट नाउ, उस पर ही है। मैं आपने गाने भी सुना है मेरे को, या बहुत सही लगे मेरे को। थैंक यू सो मच मैन, थैंक यू सो मच। जो आपने कंपोजिशन की बात करी सारी चीज़ें पे, तो एक वाइब है गाने में कि भाई सुन के ना एक वाइब सेट हो जाती है। तो वो है, तो वो बहुत सही है, वो बहुत अच्छा जाएगा। बट अगेन लाइक अभी कमिंग टू रैपर के, यू आर अ रैपर, ठीक है। कैसी लाइफस्टाइल होती है? लाइक हम लोग अभी रात के 12 बजे पॉडकास्ट रिकॉर्ड कर रहे हैं, रिकॉर्ड करिए। लाइफस्टाइल कैसी होती है एक रैपर की? तो लाइफस्टाइल ऑफ अ रैपर या मेरा लाइफस्टाइल वो वही है, मतलब एक नॉर्मल जो इंसान का लाइफस्टाइल होता है। मतलब यू नो इट डिपेंड्स फ्रॉम पीपल टू पीपल, पर्सन टू पर्सन। कृष्णा भाई, एमएनएम टाइप लोग, टू डेडिकेटेड, टू मच डिसिप्लिन्ड, वर्किंग ऑन देयर क्राफ्ट, टाइम टू टाइम। मेरे जैसे लोग बंजारे होते हैं, वो जब उठेंगे कुछ आया करते हैं कुछ। बट आई जस्ट मेंटेन अ डिसिप्लिन कि मुझे दिन में कुछ तो काम करना है अपने आर्ट के थ्रू, चाहे वो राइटिंग हो, चाहे वो म्यूज़िक कॉम्पोजिशन हो या प्रोडक्शन हो। या और रात जगना कंपलसरी है, क्योंकि दिन में बहुत, मतलब एक फिलोसफिकल वे में बोलूँ अगर इसे मैं, तो दिन में शोर बहुत है। और उस शोर में होता क्या है कि आपके खुद के थॉट्स प्रिवेल नहीं करते कभी कभी, क्योंकि जगह नहीं मिलती घुसने की। क्योंकि अब आप कुछ बैठे करने, काम वाली आ रही है, कुछ करने बैठे कोई डिलीवरी वाला आ रहा है। बट जब 12 बजे का बाद का जो टाइम है ना, वो बहुत शांति है। तो उस शांति में कैसा है कि आप वो चीज़ें भी सोचते हैं कभी कभी बैठ के जो शायद आप नॉर्मल डे में ना सोचें। तो दैट्स व्हाई आई लाइक द नाइट। तो मेरा पूरा रूटीन है शाम 6 से सुबह 6 का रूटीन है। मतलब दोपहर में सिर्फ PS4 चलता है और यू आर गेमर? हाँ, मतलब नॉट गेमर मैं टेंशन हटाने के लिए गेम खेलता हूँ। फन के लिए? हाँ, फन के लिए इजी मोड पे लगा के सबको हराता हूँ मैं। कोई मतलब हाँ, जीतना है भाई, जीतना है। हाँ, जिंदगी हो या गेम, जीतना हर है, जगह जीतना। जीतना है। ट्रू। अब ये बेसिकली मोस्ट ऑफ द रैपर्स ऐसे ही लाइफस्टाइल जीते हैं या इट्स इन योर केस? इट्स इन माई केस। हाँ, बाकी सबका अलग अलग है, सबका अपना अपना तरीका है। आप अगर 100 RBH को देख लेंगे एक कमरे में,
तो आप बोलेंगे कि बाप इतना भी कोई टहल सकता है क्या जस्ट टू राइट। मतलब अगर उसको मैं ये हॉल दे दूं जो आपके बाहर है, उस हॉल को वो कम से कम 100 बार आगे पीछे करता रहेगा जब तक वो अपना ड्राफ्ट कंप्लीट नहीं कर देता। और उसका कोई टाइमिंग नहीं है। एक बार उसको सुबह 10 बजे भी लिखते हुए देखा है मैंने, रात के 10 बजे भी लिखते हुए देखा है, 2 बजे भी लिखते हुए देखा है, जब भी उसका जोन आता है। बट मेरा कैसा है कि मैं दिन में नहीं कर पाता, मतलब दिन में मुझसे काम होगा ही नहीं। वेरी लेज़ी माइंड, लेज़ी बॉडी, और वो शोर पसंद नहीं है। शोर होता है, धूप होती है, थकान होती है बहुत। हाँ, तो मेरा कैसा है कि एक बार 6-7 बज जाता है जब, तो फिर मैं आई लाइक टू कुक, तो मैं कुछ तो कुछ खाने के बारे में सोचना शुरू करता हूँ कि आज बनेगा क्या। फिर जो भी मुझे लगता है कि आज के लिए, तो मेरे मेन्यू में कभी 2 चीज़ें नहीं रहती, मतलब दाल चावल नहीं खा सकता मैं। तो आई हैव टू मेक दाल चावल, एक सब्ज़ी, एक नॉन वेज कुछ विद चटनी विद पापड़, तो एक पूरा 6 कोर्स मील जब बन जाता है तो वो बनाने में कुछ 7 से 8, 9, 9:30 बजते हैं। 10, 10:30, 11 बजे तक खाना खाते हैं। फिर एक राउंड चाय का बाहर जाके हाँ, फिर 12:30 के बाद आई कम एंड आई ओपन माई लैपटॉप अपना। फिर मैं बैठता हूँ उस टाइम से लेकर सुबह 7, 7:30, 8, जब तक मेरा जो प्रोसेस ऑफ क्रिएशन वो ख़त्म नहीं होता। उसके बाद फिर आई गो टू स्लीप। यही है, मतलब मेरा ही है। बाकी रैपर्स एवरीबडी हैज़ हिज ओन स्टोरी, तो हर किसी की कहानियों के हिसाब से वो बड़े हुए हैं और उस कहानी को ही वो जीते हैं हर दिन। तो उनकी कहानियों में वो क्या है, वो कौन सा किरदार है, वो किरदार जीने के लिए जो भी लाइफस्टाइल उनको अच्छी लगती है वो जीते हैं। थोड़ा पीछे चलते हैं। चलिए कैसे सोचा कि भाई रैपर बनना है, मतलब ये कब आया हो दिमाग में, या फिर देखा कहीं पे कि नहीं यार बस हो गया, आई वांट टू बी अ रैपर नाउ, या फिर म्यूजिशियन, जो भी। तो रैपर कभी नहीं बनना था। मतलब कैसा था कि रैप, तो मैं इलाहाबाद से जब मैं निकला, विच वॉज 2010 स्कूलिंग के बाद, रैप का ऐसा कोई सीन ही नहीं था 2010 में कि आपको पता होता कि रैपिंग क्या है ना। 11, 12 में आई गॉट इंट्रोड्यूस्ड विद एमिनेम, बोहेमिया पाजी एंड लिल वेन, ठीक है। एंड एट द सेम टाइम आई गॉट इंट्रोड्यूस्ड विद माफिया मुंडी का पूरा जो ग्रुप, विद पिटबुल एंड जो बाकी और क्लासी रैपर्स थे उस टाइम, 50 सेंट्स एंड एवरीवन, वो एक साथ ही बॉम्बार्ड हुआ मेरे पे। और जनरली मैं सिस्टम ऑफ डाउन, AC/DC, स्ट्रिंग्स, जल बैंड, इन सब का फ़ैन हूँ। मतलब पहले से म्यूज़िकली अगर देखेंगे तो मैं बैंड्स का फ़ैन था पहले से। पेंटाग्राम जो विशाल ददलानी सर का बैंड है, आई यूज़ टू फॉलो देम, उनका जो भी वो शोज़ करते थे आई यूज़ टू वॉच कि क्या कैसा है। बाकी म्यूज़िक में और कुछ पता नहीं था कि हिप हॉप का भी कोई जॉनर है, कोई ऐसा जॉनर भी एग्जिस्ट करता है। हमारे लिए पता भी नहीं था कि जो फैमिली बैकग्राउंड आपका म्यूजिशियन, मतलब म्यूजिक रिलेटेड? टू मिडिल क्लास टू बी ट्रू, टू मिडिल क्लास टू बी ट्रू, ऐसा है। आपको इंजीनियर बनना है, एक को डॉक्टर बनना है, पापा का रिटायरमेंट होगा उससे पहले सबकी शादी होनी है, प्रॉपर मिडिल क्लास। और तो मैं आपको बता रहा हूँ कि 12वीं तक तो मैंने जी जनाब के अलावा कुछ कहा ही नहीं है घर पे। यस सर, जैसा आप बोले जी, अच्छा ये करना है, ठीक है, आप जो बोले। समाज चाहता है ऐसा, ठीक है, बताइए क्या करना है। सेकेंड ईयर ऑफ कॉलेज आई गॉट इंट्रोड्यूस्ड विद गिटार एज द इंस्ट्रूमेंट। अन्नामलाई यूनिवर्सिटी मद्रास, चेन्नई। ओके, चिदम्बरम। तो पढ़ने के लिए आप बाहर गए थे? हाँ, इंजीनियरिंग, या वहीं पर इंट्रोडक्शन हुआ म्यूज़िक से। जिम, एक अरुणाचल का एक लड़का है, ही वाज आवर कॉलेज में क्लासमेट, ही वाज प्लेइंग द गिटार, और मैं कहीं तो मार करके आ रहा था, कहीं से झगड़ा विगड़ा करके हॉस्टल पार करते हुए, आई जस्ट सॉ हिम प्लेइंग द गिटार एंड आई फेल इन लव विद द स्ट्रिंग्स। तो फिर गिटार खरीदा एंड आई स्टार्टेड माई जर्नी एज अ म्यूजिशियन कि मुझे सीखना ही है। और वो ऐसा था कि मुझे सिर्फ ये सीखना है, मुझे कुछ करना नहीं है, नॉट प्रोफेशनल इनटू दैट। हाँ, कुछ करना नहीं, बस सीखना है। मुझे बहुत अच्छा सुकून लग रहा है। एंड दैट टाइम आई वाज रियली डिप्रेस्ड बिकॉज कॉलेज करना नहीं था, मुझे जाना था कोटा
क्योंकि मेरे 2 दोस्त जो थे स्कूल के, वो कोटा गए थे प्रिपेयर करने के लिए आईआईटी के लिए। तो मेरा था कि यार वो 1 साल में उनके साथ ही जाता, पर पापा बोले नहीं नहीं, तुम उस लायक नहीं हो कि तुम आईआईटी निकालोगे, तो इससे अच्छा है कि अपन 3-5 करके तुम्हें डालते हैं कहीं पर, तो जाओ जाओ जाके पढ़ाई करो। क्या पढ़ रहे थे आप? इंजीनियरिंग, हाँ, मैकेनिकल ब्रांच। मैकेनिकल। तो ओके। वहाँ पर जिम से जब इंट्रोडक्शन हुआ, गिटार से इंट्रोडक्शन हुआ, गिटार ले लिया, जस्ट थॉट कि इसको मैं सुनूंगा, सीखूंगा जस्ट फॉर सुकून, कि मैं बहुत डिप्रेस था उस टाइम, एंड दैट गेव मी सो मच ऑफ प्लेजर कि मैं तुम्हें बता ही नहीं सकता। अभी तक मैं उस शब्द से टकराया नहीं हूँ जो उस फीलिंग को बयां कर सके जो उस दिन थी मेरी। इतना रिलीव्ड और इतना इंटरनल पीस। हाँ, वो अभी तक आया, मतलब नहीं, वर्ड नहीं मिला है अभी तक उसको डिस्क्राइब करने का। तो वहाँ से मैंने फिर धीरे धीरे एक बैंड बनाया। मैंने बोला कि लेट्स प्ले, इधर उधर बैंड बना। फिर सरस्वती पूजा वाज द फर्स्ट शो विच वी डिड। सरस्वती पूजा में मैंने 6 गाने अपने खुद के ओरिजिनल कंपोज किए थे, और उन गानों को हमने परफॉर्म किया। हाँ, सॉन्ग्स जिसमें रैप था बीच में, क्योंकि हनी पाजी को सुन के अच्छा, मैंने, मतलब रैपिंग तब आ गई थी? हाँ, बट वो रैपिंग वैसी नहीं है जैसे अभी हम करते हैं। अभी स्लाइड, तो हाँ, वो इट्स नेक्स्ट लेवल। हाँ, वो छोटा छोटा पार्ट रहता था उसमें रैपिंग में। तो पहला गाना था मेरा एक सावन का महीना, जो सावन में लग गई आग, उसको सुनने के बाद आई फेल्ट वेरी इंस्पायर्ड बाय द सॉन्ग। तो फिर बनाया था कि सावन का महीना कर दे मुश्किल जीना, बेचैनी कहीं ना, सुन मेरी हसीना तेरे बिना मैं ऐसे करके एक गाना था। और वो सरस्वती पूजा पब्लिक सुन के पागल, बोले यार क्या कॉम्पोजिशन है, सब लोग उठा लिए। दैट टाइम आई दिस वाज योर फर्स्ट सॉन्ग? लग नहीं रहा बिल्कुल। हाँ हाँ यार, तो उठा ली नहीं, तो अभी टेक्सचर चेंज हो गया है, कमांड आ गया है व्हेन वी सिंग। उस टाइम तो बहुत ही बेकारी था, ये गाना भी बेकारी था, मतलब सावन का महीना कुछ ऐसा ही होगा, मतलब यू नो। अभी हम सिंगिंग इट इन अ वेरी टोनल वे, साउंडिंग गुड। तो पब्लिक जब उठा लिया एंड दे वर लाइक, क्योंकि मैं वहाँ पर कैसा था ना, मारपीट करने वाला लड़का था कॉलेज में, कि पीपल यूज्ड टू बी लाइक यार ये है झगड़ा करेंगे खाली, मतलब वो वाले लड़के। उस टाइम मैंने असली रिस्पेक्ट देखी लोगों की आंखों में मेरे लिए, मतलब कोई डर नहीं रहा था। एवरीबडी वाज वेरी इनटू द फैक्ट दैट ये क्या बना दिया, एवरीबडी वाज लविंग मी। लड़कियां मेरे से बात नहीं करती थी कॉलेज में, क्योंकि उनको ऐसा था कि छेड़ देगा या तो पीछे पड़ जाएगा, वो गुंडा मवाली वाला हिसाब। पहली बार फेसबुक पे मैसेज आया था मेरे को कि मैं कभी रैप नहीं सुनी ज़िंदगी में, बट द वे यू परफॉर्म्ड आई फील कि आई विल एक्सप्लोर दिस जॉनर मोर, एंड आई फेल्ट सो हैप्पी। वो फ़र्क नहीं था कि लड़की थी, वो फ़र्क था कि एक ऐसा शख्स जो मुझे कभी अप्रोच नहीं करता, बट जस्ट बिकॉज ऑफ म्यूज़िक वो अप्रोच करा मुझे। फिर वहाँ से जर्नी ऑफ म्यूज़िक शुरू होती है, दैट आई वांट टू अंडरस्टैंड म्यूज़िक। शोज़ करना शुरू करते हैं। पुणे आने के बाद, विच इज़ 2015-16 में, आई मेट अ बंच ऑफ रैपर्स अंडरग्राउंड, जिप जैप, क्रिएटिव, ऐसे करके बहुत सारे, फैंडा, अपने ये थे ना पैडी हु डाइड इन अ बाइक एक्सीडेंट। ओके। हाँ, ये सारे लोग, इन सब से मुलाकात हुई। MC Stan, इनफैक्ट आई मेट हिम एट दैट पॉइंट ओनली। इन सब अंडरग्राउंड थे तब वो? हाँ, सबसे मुलाकात हुई। तो फिर तब पता चला अच्छा कि हिप हॉप हैज़ अ डिफरेंट मीनिंग ऑल टुगेदर। अब जब मैंने वो देखा जिसमें राइटिंग हैज़ अ वेरी इम्पॉर्टेंट कॉज, यू कैन नॉट जस्ट राइट। पहले मैं लिखता था कि 500 रुपये का पेट्रोल भर रहा था तेरे पीछे घर तक भी आता था, समथिंग लाइक दैट। फिर उसके बाद फिर डेप्थ ऑफ राइटिंग समझ में आई। तो यू विल फाइंड, अगर मेरे मेलोडीज़ में है, यू विल फाइंड द हिप हॉप का एलिमेंट इन माई मेलोडीज़ ऑल्सो वाइल राइटिंग। हिप हॉप बहुत लेट में इंट्रोड्यूस हुआ फॉर मी, 2016, एंड दिस इज 23 ना कि 24, हाँ सॉरी, हाँ मैं बताया ना कमरे में रहने वाला आदमी में, हाँ। तो 24 ना, हाँ। तो दैट्स द अमाउंट ऑफ टाइम आई हैव बीन इन टच विद हिप हॉप, स्टिल लर्निंग इट, स्टिल अंडरस्टैंडिंग इट। तो ऐसा हिप हॉप बड़ा इज़ नॉट समथिंग कि लाइक आई नेवर हैड आइडल्स लाइक Tupac और बिगी। आई नेवर, मुझे सही टाइम पे वो मिले ही नहीं, मतलब लाइक जब सुनने का एक एज होता है ना, जब आप परसीव करते हो चीज़ों को, उस एज में वो मिले ही नहीं। उस एज में मेरे पास स्ट्रिंग्स थे,
सिस्टम ऑफ डाउन था, जल बैंड था, मैं उन्हीं को सुन सुन के ही बड़ा हो रहा था. आई गॉट इंट्रोड्यूस्ड विद एमिनेम इन 2012 आई थिंक, और फिर तब से लेकर अभी तक एमिनेम इज विथ मी. मतलब He was kind of inspiration for you. हाँ, एमिनेम इज लाइक, मैं इंस्पायर भी नहीं हो पाऊंगा उनसे सही से, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि ही इज टू बिग एन इंस्पिरेशन. मतलब समझ रहे हो कि आप कोशिश ही कर सकते हो समझने की. बस मैं उनको इन्जॉय करता हूँ एज अ लिसनर. मैं एमिनेम को बहुत ज़्यादा इन्जॉय करता हूँ एज अ हिप हॉप आर्टिस्ट, एज अ रैपर. उतना मैं किसी भी आर्टिस्ट को उतना इन्जॉय नहीं कर पाया हूँ अभी तक. एमिनेम के साथ अलग ही एक, मतलब मैं अक्सर अपने मैनेजर से कहता हूँ कि अगर कभी खुदा ना खास्ता ऐसा हुआ कि एक स्टेज पे मान लो कि एमिनेम है और मैं हूँ एक ही स्टेज पे, मैं ज़्यादा, मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम मुझे ऐसा लगता है कि आई जस्ट नील डाउन एंड आई जस्ट बी, कि मैं जितना छोटा दिख सकूँ उससे. मतलब आई जस्ट वांट टू सी हिम लाइक दिस. आई नेवर वांट टू सी एमिनेम ऐसे, यू नो. दैट्स द अमाउंट ऑफ रिस्पेक्ट आई हैव फॉर हिम, कि मैं आँख में आँख मिला के नहीं देखना चाहता, मैं ऐसे करके देखना चाहता हूँ, ऐसे करके मिलना चाहता हूँ कि यस सर, बोलिए सर, डू यू वांट मी टू परफॉर्म, ओके आई विल डू 2 लाइन्स, ओके, ऐसा. हाँ, आई कैन नेवर बी लाइक, हाँ. एंड सेम आई हैव द फीलिंग विथ मिस्टर AR रहमान सर, कि अगर मैं कभी मिलूँगा उनसे तो मैं आँख मिला के बात नहीं करना चाहता, चाहे कितना भी इम्पोर्टेंट कन्वर्सेशन. That is the respect which you put on. हाँ, ये मतलब मेरा पर्सनल एक रिस्पेक्ट है टू बोथ द आर्टिस्ट. तो हिप हॉप के लिए आई थिंक एमिनेम इज़ द ओनली वन. और इसलिए हिप हॉप मुझे वैसा समझ में नहीं आया जैसा इंडिया में नॉर्मली लोगों को समझ में आया, बिकॉज ऑफ लोग बहुत जल्दी टूपैक, बिगी, नास इनको सुने, मैं सुन नहीं पाया इनको. मैं बाद में डिस्कवर किया जब मेरा ऑलरेडी एक माइंड. क्या एज थी वो? मैं 27 का रहा हूँ यार, 26-27 का, जब हिप हॉप मतलब यू नो अभी 32. हाँ, आई एम 32 राइट नाउ. ओके. हाँ 32. तो कितना ही 6 साल 7 साल, हाँ 6-7, बहुत ज़्यादा. मतलब मैं 3-4 साल 2 साल तो जॉब करते हुए हो गया था. ओके. You were working at that time. हाँ, मैं आई वर्क फॉर 6 years. ओके. हाँ, कॉर्पोरेट लीड जनरेशन में काम करता था 6 साल. कैसे? इंजीनियरिंग के बाद क्या? हाँ, मतलब पुणे आया. ओके. हाँ, फॉर जॉब. आई वाज गोइंग टू बॉम्बे फॉर इंडियाज गॉट टैलेंट. ओके. सेकेंड सीजन था शायद इंडियाज गॉट टैलेंट का, 3rd सीजन था, आई एम नॉट श्योर. वहाँ तो गया, तो वहाँ तो फट से निकाल दिया उन्होंने, कहा किसी लायक नहीं है आप, चलिए बाहर निकलिए यहाँ से. हम पूरा टीम के साथ गए थे, बैंड के साथ, पूरे बैंड को ही बाहर कर दिया, बिकॉज हम गाने तब भी अच्छे बनाते थे, बट प्रॉब्लम ये थी साउंड को कंट्रोल करना नहीं आता था. ओके. तो अब हम एज अ बैंड, एक इस कमरे में अगर मुझे तुम बैठा दोगे और एक ड्रम्स बज रहा है, तो हमें ये नहीं समझ में आया कि ड्रम्स को लाइटली भी बजाया जा सकता है. तो ड्रमर वेंट फुल क्रेजी, द गिटारिस्ट वेंट फुल क्रेजी, आई वाज स्क्रीमिंग एट द टॉप ऑफ माय लंग्स. तो फुल केओस था. उन्होंने एक गाना भी नहीं सुना पूरा, बोला कि चलिए आप निकलिए यहाँ से, बहुत ज़्यादा क्रेजी आर्टिस्ट हैं आप लोग. हाँ, तो बॉम्बे आई वॉज नॉट रेडी फॉर सर्वाइविंग इन बॉम्बे. तो आई फेल्ट कि नज़दीक सबसे क्या है कि मैं बॉम्बे आ जा सकूँ. इट वॉज पुणे में एक रिलेटिव थे, आई टुक हिज हेल्प. उनका नाम तौसीफ़ है, उनका हेल्प लिया. वो भी मेरी बहन के हस्बैंड है. तो उनको पहले कॉल किया, मैंने बोला ऐसा ऐसा सीन है. बोले आ जाओ, घर आ जाओ. घर गया. उनके यहाँ 1-2 साल था, 3-4 साल तो उन्होंने संभाला है, मतलब कि उस पागलपन को. फिर जॉब शुरू कर दिया. 2014 में वो पुणे आया और 2014 में ही जॉब ज्वाइन किया सबसे पहले, कि घर से कुछ नहीं लेना है. सपना मेरा, भूख मेरी, तो मेहनत भी मेरी. तो फिर वहाँ से जॉब शुरू किया. आई लेफ्ट द जॉब इन 2018 एक बार. फिर 19 में बॉम्बे में था. आई वॉज वर्किंग एज अ घोस्ट राइटर. लॉकडाउन लगने के बाद वापस उसी कंपनी में वर्क फ्रॉम होम लिया. फिर क्योंकि इवेंट सारे सब ख़त्म हो गया था एक झटके में. फिर मुंबई में घोस्ट राइटिंग का काम था. फिर उसके बाद वापस मैंने ज्वाइन किया ये कंपनी. एंड इस कंपनी में 2 साल वापस मैंने, 1 साल वापस मैंने काम किया वर्क फ्रॉम होम. तो पुणे में ही थे? हाँ, पुणे में ही था. ओके. और फिर उसके बाद आई लेफ्ट द जॉब 22 में, ये बोल के कि आई वांट टू गिव माई 100% ऑन म्यूजिक नाउ. फिर 20 वो पॉसिबल नहीं हो पाता ना, लेकिन जॉब के साथ साथ नहीं हो पाता, क्योंकि
अब जैसे फॉर एग्जांपल हम जैसे अभी मिल रहे हैं, अभी रात के 12-10 हो रहे हैं, अगर मेरा ऑफिस होता कल तो ये पॉसिबल नहीं होता, यू नो। अभी मैं चलूँ कि कोई काम नहीं, ये करके जाना है घर, म्यूज़िक पे काम करना है, फिर सोना है और फिर जब आँख खुलेगी तब उठना है, तो ये पॉसिबल नहीं होता। तो मैं कभी एक तो ये चीज हो गई, सेकंड थिंग कि आपका जो मेंटल पीस होता है ना, मतलब मेंटल पीस उतना नेसेसरी नहीं है मेरे लिए। Okay. मतलब मेरे लिए कैसा है कि इफ़ आई एम विथ म्यूज़िक तो मैं ऑलरेडी पीस में हूँ। तो मेरा ऐसा था कि मैं 12 घंटा जॉब करता था, फिर घर आता था, फिर 4 से 5 घंटा प्रैक्टिस करता था, उसी में खाना बनाता था, खा के फिर सोता था, फिर मेरे को 3-4 घंटे की नींद मिल जाती थी, तो इट वाज इनफ। तो मैंने मेरे ख्याल से 6 साल ऐसा ही किया। मतलब मैं 6-6 महीने के लिए हॉस्पिटलाइज भी हूँ बिकॉज ऑफ दिस रूटीन। क्योंकि मेरा ऐसा था कि म्यूज़िक अगर करना है तो म्यूज़िक सेकेंडरी नहीं है, म्यूज़िक प्राइमरी था। इवन इफ आई एम डूइंग जॉब, तो जॉब सेकेंडरी है ओके, मेरे लिए। इट वाज जस्ट फॉर सर्वाइवल। हाँ, तो इसमें कभी ये बहाना नहीं दिया मैंने अपने आप को कि अरे थक गए हैं, बहुत लंबा शिफ्ट हो गया, उससे कोई लेना देना नहीं है। लंबा शिफ्ट हो गया ना तो कल छुट्टी मार, पैसा कटा, लेकिन आज का काम करेगा और कल का काम करेगा म्यूज़िक पे जो करना है। मैनेजर नहीं बोल रहा ना, कह रहा निकाल देगा तो निकालने दे, तुम म्यूज़िक इम्पोर्टेंट है ना। तो वैसे माइंडसेट से मैंने काम किया है 6 साल, और बहुत अच्छे लोग मिले हैं। मतलब जिन लोगों ने भी मेरा पागलपन देखा है उन्होंने सपोर्ट किया उस चीज़ को। मतलब उन्होंने ये नहीं बोला कि यू हैव टू कम, ऐसा नहीं। तो वैसा था। फिर पुणे आया तो पुणे में ही फिर रह गया, क्योंकि टेम्परेचर बहुत अच्छा था और टेम्परामेंट ऑफ लोग भी अच्छा है यहाँ। मतलब पर्सनल लेवल पे लोग कुछ हैं जो आपको तकलीफ़ देंगे यहाँ पर, हाँ, बट कम से कम ये है कि वो दूरी बना के रखते हैं, तो अच्छा लगता है कि अपने में है। प्लस एट द सेम टाइम कुछ लोग हैं जो बहुत दिल से अच्छे हैं, और कुछ लोग हैं बहुत ही चूतियाँ जो हर जगह मिलते हैं अपने लोग। हाँ, बट मुझे पुणे बहुत अच्छा लगा। मैं बहुत जगह घूमा हूँ इंडिया में, 2-2, 4-4 महीने रहा हूँ। उड़ीसा रहा हूँ, या वहाँ आंध्र प्रदेश रहा हूँ, चेन्नई था ही मैं, यूपी में रहा ही, दिल्ली भी रहा हूँ। तो 6-6 महीना, 2-2 महीना रहा हूँ, कलकत्ता रहा हूँ। तो मुझे सबसे अच्छा, मेरे को जो, मैं आपको सच बता रहा हूँ कि इलाहाबाद से ज़्यादा घर मुझे पुणे लगता है। मतलब मैं अपने घर 5 दिन के लिए जाता हूँ, लेकिन अगर मैं बॉम्बे 5 दिन हूँ तो मेरा अंदर से होने लगता है कि पुणे जाना है, पुणे जाना है। बस समझ रहे हैं कि बस अब कुछ नहीं करना, अपने घर पे बैठना है, बैल्कनी में बैठ के सामने पहाड़ देखना है, और वो जो कंस्ट्रक्शन साइट का धूल है ना वो अपने ऊपर लेना है। दैट्स द ओनली ब्यूटी। हाँ, तो वैसा है कि पुणे इज़ माई होम। आई फील कि अगर मौत, हाँ नहीं, अगर मैं, आई फील कि अगर इफ़ आई डाई, आई वॉन्ट टू बी बरीड इन दिस लैंड। आई फील सो मच ऑफ सेटिस्फाइड विद दिस लैंड। इतना अच्छा लगता है मुझे। थोड़ा सा वापस पीछे आते हैं, चलिए, रैपर बनना है ये कब फिक्स हुआ? लाइक ये ऐसा कुछ फिक्स ही नहीं हुआ ना। म्यूज़िक था। अब क्या हुआ कि एक सिंगर है, ठीक है, मैं गा नहीं पाता था पहले, लेकिन मुझे कंपोजिशन में मज़ा आता था। तो अब मैं समझो कि एक लाइन मैंने बना दी कि कैसे मैं बताऊं कि आखिर तुम कौन हो, ये मैंने बना दिया। अब मैं गा तो पा नहीं रहा हूँ, तो मैंने एक सिंगर पकड़ा, मैं बोला यार इसको गाना है, कैसे ना 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 तना 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 तो। जब तुम ये कर लेगा तो अब मैं क्या करूँगा बैठना, तो मैं क्या करूँगा, मैं करूँगा कैसे बताऊं कि होना था क्या, तू ही खुदा था और तू ही जहाँ। क्योंकि सुर नहीं था मेरे पास, तो मैं सीधा लेके आता था जो मुझे बोलना है। लेकिन इत्तेफाक ये हुआ कि समझाते समझाते आगे वाले को मुझे गाना आ गया। हाँ, ये हुआ कि मैं समझा रहा था। अब क्या होता है, कुछ सिंगर्स होते हैं कि उनको द दे द दे द दे, मैं कहता हूँ कि ये द दे में तब तक मज़ा नहीं है जब तक ये द दे, जब तक उसमें इमोशन नहीं है। इफ़ यू सिंगिंग इट राइट बट इमोशनल पैरामीटर अगर अटैच नहीं है द दे, तो तब तक मज़ा नहीं है। तो वो इमोशन सिखाते सिखाते वो नोट पकड़ लिया मैंने। तो वैसा रैप कभी सोचा ही नहीं था। बट हाँ, बट मुझे, भाई अब बैंड है, गाना कोई गा रहा है, गिटार कोई और बजा रहा है, ड्रम कोई और बजा रहा है, मैं क्या करूँगा?
तो हानी भाई को देखा था मैंने कि वो अल्फाज भाई के साथ गाना आया था ना, रो रो के रज़ा, तो उसमें घुसते हैं ना हानी भाई। मैं बोला अपन भी ऐसे ही घुसेंगे हर गाने में, कुछ भी बीच का सेंटर फिल करने के लिए आई वॉज डूइंग इट। बट बाद में वही बता ना, पुणे आने के बाद आई फेल्ट कि अच्छा रैप का एक अलग मीनिंग है, इट्स हिप हॉप, रिदम एंड पोएट्री होता है। ये सारी चीजें पुणे में पता चली, पुणे में आके पता चली। एंड आप ऐसे यो पाजी को सुनते थे? सुनता था हनी सिंह, क्या बोलते हैं अपना, बोहेमिया पाजी को भी सुनता था। हाँ, बट बोहेमिया पाजी से तब रिलेट नहीं होता था क्योंकि तब कैसा था, हार्ड जाना ही नहीं था, वो समझ रहे हो। तो हनी क्या बोलते बोहेमिया पाजी का गाना जो सुन रहे हैं वो, एक तेरा प्यार वाकई दुनिया बेकार छड्डो बड़ी शिकार या तो वास्ते दा प्यार आजा, ये खतरनाक। हाँ। और मेरे रैपिंग का स्टाइल भी पहले ही ऐसे ही था, कैसे बताओ, हाँ कैसे बताओ तुझे होने वाला क्या है। फिर बाद में धीरे धीरे चेंज, वही बोल रहा हूँ ना, मेलोडीज इज वन ऑफ द बेस्ट आर्टिस्ट, लाइक बेस्ट। अब जब लाइक जॉब छोड़ा आपने 2018 में, हाँ, एज क्या था आपका? 29 आई थिंक, 29-30 ऐसे ही कुछ होगा। अर्निंग हो रहा था म्यूजिक से? नहीं, घर पे क्या बोला था? जॉब कर ही रहा था, बोलने का क्या घर पे। नहीं, जब छोड़ा, लाइक यू लेफ्ट इन 2018। हाँ, तो अरे कुछ नहीं बोला मैंने घर से। मैंने एक बार, मेरी एक रिश्तेदार से बात हो रही थी, तो उस रिश्तेदार को कह सकते हैं डैड थे मेरे, तो उनसे बात हो रही थी मेरी। तो जब डैड से बात हो रही थी, उन्होंने कहा कि हराम है ये, द वर्क यू आर डूइंग, म्यूजिक, इट इज़ नॉट फॉर पीपल विथ फेथ, इस्लामिक नहीं है ये थॉट प्रोसेस। एंड सडनली मेरे दिमाग में आया कि जिस खुदा के लिए काम हराम है, मेरे लिए वो खुदा हराम है। एंड आई जस्ट वेंट अवे फ्रॉम होम। उसके बाद अभी तक भी घर से उतने अच्छे टर्म्स नहीं है मेरे, मतलब बात होती है मम्मा से होती है बिकॉज आई लव हर अ लॉट, बाकी किसी से मन नहीं होता बात करने का, बिकॉज आई नो कि। बट जब आप हसल में गए, लाइक देखते तो होंगे ऑब्वियसली, आपके डैड हो गए या जो भी रिलेटिव्स, तो खुश भी थे। और मेरे डैड ने 2 पोस्टर भी लगवाए थे इलाहाबाद में, बड़े बड़े, हाँ होर्डिंग्स लगवाए। बट कैसा होता है यार कि इंडियन कल्चर में या एशियन कल्चर में ना, मनी इज़ टू मच इनग्रेन्ड। तुम्हारा जो एंड रिजल्ट है वो अगर मॉनेटरी नहीं हो रहा तो तुम्हारी सारी मेहनत ही बेकार है, मतलब उस पर क्वेश्चन मार्क रहता। बट मेरा ये मानना है, और इसीलिए शायद मैं इसलिए ये मानता हूँ क्योंकि मेरे पास पैसे कम है, बट जो भी है मैं ये मानता हूँ कि जब मैंने पेन उठाई थी तब मैंने सोचा ही नहीं था कि मुझे इससे कमाना है। मुझे ये था कि मुझे मज़ा आ रहा है, मुझे सुकून मिल रहा है, तो आज जो है सुसाइड नहीं करेंगे, तुम समझ रहे हो। आज अपने आप को मारेंगे नहीं जान से, क्योंकि इसमें मज़ा आ रहा है, ये करते हैं। यू नो, डिप्रेशन का जो एक फेज़ था उससे म्यूज़िक ने बाहर निकाला है ना। तो अब ये चीज़ तुम समझाने जाओ ना अगर किसी को भी, तो ये उसको समझ में नहीं है, उसको लगता है कि फिर करेगा क्या। अरे करेगा क्या, कुछ भी कर लेगा। मैं तो भगवान में नहीं मानता, लेकिन मैं कहता हूँ कि जितने लोग सामने से आते हैं ये बताने के लिए, वो सब भगवान में मानते हैं, और उन्हीं का ये कहना है कि भगवान देने वाला है, वो तुम्हें भूखा नहीं मारेगा, वो कुछ ना। तो यार अपने ही भगवान की बात मान लो जो वो कह रहे हैं। एज एन आर्टिस्ट आई डो नॉट हैव, अभी मेरे जूते पे ना, इट्स नॉट 80,000 का जूता है ना जिसमें ये स्टूडियो जाएगा। हाँ, ये 400 रुपये का जूता है। Okay. इसके टैग में फैशन लिखा है। ये क्यों खरीदा मैंने, क्योंकि मुझे सिर्फ पहनना है, ये कीचड़ में ही जाना है इसे, ये कहीं और नहीं जाता, तुम समझ रहे हो। ये रस्तों पे चलता है, इस पर धूल बैठती है, इसको घर में आने से पहले तुम भी बाहर निकालते हो, मैं भी बाहर निकालता हूँ, कुछ लोग रखते होंगे कबर्ड में दिखाने के लिए, बट जाना कीचड़ में ही है। यू नो, गाड़ी के टायर कितने महंगे ले रहे हो, ग्रिप के लिए ले रहे हो तो समझ में आता है। तुम अगर एक बास्केटबॉल प्लेयर हो एंड यू आर बाइंग दीज शूज़ महंगा कि तुम्हारा कोर्ट पे ग्रिप बने, मेक सेंस। फुटबॉलर हो, मेक सेंस। एथलीट हो, मेक सेंस। मुझे नंगे पैर यहाँ से पनवाड़ी के यहाँ जाना है एंड आई एम वेयरिंग 80,000 का जूता, डज नॉट मेक सेंस।
तो समझ रहे हो? तो अब मेरा जूता 400 रुपये का है, मुझे शौक नहीं है किसी चीज़ का, मुझे लिखने का शौक है, तो मेरा पेन जो है वो 120 रुपये से लेकर 600 रुपये का पेन मेरे पास तुम्हें मिल जाएगा, 1000 रुपये का पेन मिल जाएगा मेरे पास, कि मेरे पास रखा हुआ है, क्योंकि मुझे लिखने का शौक है। और मैं वो नहीं हूँ जो लिखता इसमें हूँ, हाँ लिखता इसमें हूँ और बोलता हूँ कि कलम और कागज़ बनी मेरी, नहीं, मैं कलम और कागज़ पे ही लिखता हूँ। ओके। तो यू नो कि मतलब आज भी वो ठीक है, आईपैड्स है, फोन्स है, लैपटॉप्स है, बट पेन एंड पेपर ये मेरी सहूलियत के लिए, मतलब फ़ोन आईपैड्स मेरे ईजीनेस के लिए। जब आप कह रहे हो कि पन्नों में ख्याल उतारे जाएंगे, समझ रहे हो, तो फिर पन्नों पे ही उतारते हैं ऐसा। तो मैं ये क्यों बोला आपको, किसी और को नीचा दिखाने के लिए, खुद को ऊपर दिखाने के लिए, मैं आपको बता रहा हूँ ये मेरी साइकी है, ये मेरा साइकोलॉजिकल टेक है ऑन दिस वर्ल्ड, ऑन दिस थिंग। इसको समझाना घर वालों को इज़ नॉट ईजी। मिडिल क्लास माइंडसेट अगर हो तो और भी डिफिकल्ट है। हाँ, तो मैं दूर चला गया इनसे, क्योंकि मुझे रिश्ता ऐसा ख़राब नहीं करना था कि वो नासूर बन जाए, कि एकदम ही देखने का मन ही नहीं है। तो अब जहाँ तक चुभन हुई है वहाँ तक होके मैं फिर वहाँ से हट गया। हसल के बाद एक अच्छा टेम्परामेंट था घर का, लेकिन उसके बाद वापस जब हुआ कि अब भाई हाँ, मेरा ऐसा है कि मैं हर काम को हाँ नहीं बोलता जब तक मुझे दिखेगा नहीं कि इंसान अच्छा है, चीज़ें अच्छी है, मेरे उसूल तो हिट नहीं हो रहे, तब तक मैं हाँ नहीं बोलता। प्लस कुछ प्री कमिटमेंट्स थे हसल के बाद, पोस्ट कमिटमेंट्स थे जो और लोगों के थे, जिधर से आना था कुछ, वो सब आया नहीं। हाँ, गाने को लेकर तो फिर बट दैट्स व्हाट लाइफ इज़। अगर आप कहते हो कि ये बिजनेस है, तो बिजनेस में अप एंड डाउन होता रहता है, वो जो मार्केट है ना वो ऊपर नीचे जाता रहता है। मेरा काम है गाना बनाना, उसके लिए मुझे एक कमरा चाहिए और एक चाय चाहिए और हाथ में सिगरेट चाहिए और पेन, फिर मेरा काम हो जाता है उतने में, समझ रहे हैं? ओके। कमरा भी नहीं देंगे आप तो सामने आरिफ भाई की दुकान है चाय की, वहाँ बैठूंगा तो मेरा काम हो जाएगा, आप समझ रहे हैं? तो मेरा आप, इसलिए मैं समझाता ही नहीं हूँ, आप समझ रहे हैं? उस एंटिटी, कोई भी एंटिटी सामने हो, उसको मैं ये समझाता नहीं हूँ कि मैं क्या करना चाह रहा हूँ, क्योंकि आप जहाँ तक भी देखेंगे ना तो आप देख रहे हो मटीरियलिस्टिकली, ठीक है? आप अभी एक चीज़ मैं आपको समझाता हूँ कि हम किसी के घर गए अगर, ठीक है, और उस घर में हम मेहमान है मान लो, और हमें सोना है, नींद आ रही है, तो हम क्या कहते हैं, भाई बिस्तर किधर है बता दो, मैं सो जाऊंगा, है ना? गए, जाके सो गए। हम उठे, भाई भूख लग रही है, क्या बना है, ये तो नहीं कहते क्या बना, मेरा मन है ये खाने का, क्या बना है भाई, ये बना है, अच्छा अच्छा दे दो, आप बैठते हो, खा, कहाँ बैठना है लेके। तो इस दुनिया में हम उस भगवान के मेहमान ही है ना, तो वाई डू वी फिक्सेट ऑन द थिंग्स दैट वी वांट, अ बिल्डिंग, वी वांट अ लैंड, वी वांट 4 रूम का बेडरूम। तुम मेहमान हो ना, कितने जल्दी तुम मरोगे ना तुम्हें पता भी नहीं। एंड कोविड हैज़ नॉट टॉट एनीवन एनीथिंग। इतना बड़ा पैंडमिक आता है, इतने लोग मरते हैं, एंड स्टिल यू आर एक्टिंग लाइक मोरॉन्स एज अ ह्यूमैनिटी, ठीक है? तुम आज भी रिश्ते नहीं बना रहा कोई इंसानों से मोहब्बत। भाई उस कमरे में, बॉम्बे के कमरे में अकेले जब मैं बैठा था ना कोविड में 6 महीना, दिमाग के परकच्छे उड़ गए थे। और उसके बाद भी वहाँ से बच के निकल के, इफ़ आई टॉक अबाउट दैट एम्प्टी रूम ओनली, तो क्या सीखा है मैंने उससे? कुछ नहीं सीखा। ये मेंटालिटी जो डेवलप हुई है मेरी, ये सामने नहीं है कोई जिससे मैं ये बात कर सकूं कि मैं ये क्यों बोल रहा हूँ। मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये मैटर नहीं करता लॉन्ग रन में आपकी कितने इमारतें हैं, कितनी बिल्डिंग हैं, ये मैटर नहीं करती। स्पेशली इफ़ यू कम, creativity is a field of liberation from everything which is inside you. It liberates me. ये मेरी आस्था है, मतलब समझ रहे हो? It does not have to be, बाउंड्रीज नहीं है। तो विदाउट बाउंड्रीज खेलने के लिए
आई कैन नॉट बाउंड माई सेल्फ विद द दुनियावी चीज़ें। तो ये समझाना मुश्किल है, इसलिए उन लोगों को ही दूर रखता हूँ मैं, क्योंकि यार माइंडसेट आप वहाँ तक पहुँच ही नहीं सकते, क्योंकि यार थिंकिंग अबाउट 1 तारीख को क्या हो रहा है। और मैं सोच रहा हूँ कि यार अब नया क्या सोच सकते हैं। कृष्ण ने ये कहा था तो क्यों कहा था, अगर तुम राम में मानते हो तो क्यों मानते हो, मैं अगर अल्लाह में मान रहा हूँ तो क्यों मान रहा हूँ। मैं नास्तिक बना तो, लेकिन सोचो मरने से 1 सेकंड पहले भगवान दिख गया अगर मुझे, तो मैं क्या करूँगा। अगर जो भगवान में मानते हैं, जो नर्क और उसमें मानते हैं, जन्नत में मानते हैं, वो मर के ऊपर गए और देखे कि नर्क और जन्नत जैसी कोई चीज़ नहीं है, वो क्या करेंगे। तुम समझ रहे हो कि तुम सोच रहे हो अबाउट इट्स वन लाइफ। हाँ, और मैं सोच रहा हूँ कि यार मैं एक बीच में एक बात कही थी मैंने कि पीपल फाइटिंग अबाउट रिलीजन, कास्ट, क्रीड, कलर, एक्सट्रीमिज्म ऑफ एवरीथिंग जो भी हो रहा है इस दुनिया में, यू हैव यू मेट एनीवन हु हैज बीन टू हेल और हेवन एंड केम बैक एंड सेड कि ब्रो होता है। यू हैव नॉट। हैव यू मेट समबडी हु हैज केम एंड कि ब्रो सामने सामने मिला मैं, भगवान है, ब्रो सामने सामने मिला मैं, शैतान है। नो। बट तुम सामने देख पाते हो ना, एक बच्चा जब रोता है, जिधर बॉम्ब गिर रहा है, एक औरत का रेप हो रहा है, तुम देख पा रहे हो ना अपने आँख से। एज अ सोसाइटी तुम देख पा रहे हो ना कि वो दर्द में है। एज अ सोसाइटी जब कोई आदमी एक रॉबरी करने घुस रहा है, एक कपल को मार दे रहा है, यू नो, जब जाके उससे पूछा जा रहा है क्यों किया, तो बोलता है कि मैं 10 दिन से खाना नहीं खाया था। तुम देख रहे हो ना, तुम सारी चीज़ें जो देख रहे हो वो तुम इग्नोर कर रहे हो, और जो तुम नहीं देख पाए हो, जो तुम्हारे जिसका इल्म नहीं है, सिर्फ कहीं लिखी लिखाई बातें हैं, 4 लोगों ने बताया, तुम वहाँ पैदा हो गए थे, उन सारी चीज़ों पे तुमने इतना भरोसा कर लिया है कि तुम अब कुछ देखना ही नहीं चाहते। तो सोचो ये माइंडसेट जिससे मैं आ रहा हूँ ना, जहाँ से मैं आ रहा हूँ, वो बहुत डीप है। हाँ, तो वहाँ पर कैसा है कि ये सब मैटर नहीं करता कि ऐसी बातें करते हो डीप है एकदम। नहीं यार, बहुत बकचोद आदमी हूँ मैं, मुझे ऐसा लगता है द पीपल हु हैव दिस ना, उनको दिखाने की ज़रूरत नहीं है बार बार कि दैट दे नो थिंग्स। तो अभी तुम अगर बकचोदी करोगे मेरे साथ, मैं नंगे होकर तुम्हारे साथ रोड पे भागूंगा, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। तुम समझ रहे हो कि ओके। हाँ, बट क्यों ऐसा भी क्यों कर पाऊंगा मुझे, क्योंकि ये जितने दरवाजे और खिड़कियां आप देख रहे हो ना, मेरे हिसाब से यहाँ लाश है। इनका मुझे देख कर कोई भी कमेंट पास करना मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि इनमें मोरालिटी नहीं है। ये खुद दिवाली का छुट्टी मांगते हैं अपने ऑफिस में, लेकिन अपनी कामवाली को देने से गांड फटता है इनका कि मैं अपनी कामवाली को छुट्टी नहीं दूंगा, लेकिन खुद मेरे को छुट्टी चाहिए कॉर्पोरेट उसमें से। मेरे को बोनस मांगता, मेरे को हर साल जो है इंक्रीमेंट मांगता, लेकिन मैं अपने प्लम्बर 100 रुपये ऊपर बोला तो भाई क्या चूतिया। तो समझ रहे हो, जिसके घर में, तुम्हारे घर में पार्ले जी रखा, मैगी रखा, डोरिटोज रखा, प्रिविलेज खाना, तुम कहते हो कि मेरे को मेरा बॉस कम पगार दे रहा। तुम वही तुम्हारे नीचे वाले जिसके घर में राशन की प्रॉब्लम है, बेसिक राशन की, उसको तुम बोल रहे कि ये लोग बदमाश हो गए, ये लोग सिर्फ पैसा मारता। तुम भी वही हो, बट तुम्हारे पास वो जुबान इसलिए क्योंकि तुम्हारा ओहदा ऊपर है, तुम्हारे पास कमरा है। आप समझ रहे हो कि, तो मुझे जब ये चीज़ दिखती है तो मैं इसे इग्नोर नहीं करता हूँ। मैं सोचता हूँ कि ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा हम क्यों करते। जैसे ये चीज़ पहली बार मैंने ही किया था अपने काम वाली के साथ, तो मुझे समझ में ये जो मैं कर रहा हूँ ये बहुत बड़ा चूतियापा है। क्यों? क्योंकि यार मैं खुद अभी अपने बॉस को बोल रहा था 4 दिन पहले कि मैं बीमार हूँ, मैं नहीं आ सकता ऑफिस। फिर काम वाली ने ऐसा मेरे साथ 5 दिन बाद किया, और मैं अपने बंदी से बोल रहा हूँ कि यार देख कितना चूतिया बना रही है, इसको काम करने वाली नहीं, इसका पगार काटेंगे। एंड देन आई रियलाइज कि ब्रो यू डिड इट 4 days ago। तो हूँ मैं बकचोद, बट एट द सेम टाइम मेरे पास कलम और कागज़ है ना, तो सोचना पड़ेगा कि क्या आपने क्यों किया ये। फिर वहाँ से ही तो सीखूंगा ना मैं, वहाँ से तो समझ में आएगा ये सारी चीज़ें यस उतर जाती है फिर। यस। अभी मैं, बट आप हैप्पी हो ये डिसीजन से? अरे बहुत यार, बहुत। या तो मैं एक्टर अच्छा हूँ,
या तो मैं सच में बहुत खुश हूँ, दोनों में से एक। या तो मैं अपने से बहुत झूठ बोलता हूँ, या तो मैं बहुत खुश हूँ, दोनों में से एक ही होगा। अब वो पता चलेगा टाइम आने पे। हाँ, को मैं खबर मिल गई अगर मेरी कोई गलत ऐसा मत बोलो भाई। तो पता चल जाएगा एल्बम आ रहा है भाई, नया एल्बम हद से हिट होगा। अब लाइक जब रैपिंग का नाम आता है, लाइक जितना मैं गूगल पे देखता हूँ, ठीक है, 90s में इंडिया में इंट्रोड्यूस हुआ था, बाबा सहगल का नाम लिख के आता है कि ठंडा ठंडा पानी, आई थिंक गाना था। इज इट ट्रू कि तभी आया था रैप, या उससे पहले भी था कभी? अगर होगा भी तो आई हैव नो इन्फॉर्मेशन अबाउट इट हिस्टोरिकली, मुझे पता नहीं ना, मैंने खोजने की कोशिश की है कभी। मैं आज में जीना पसंद करता हूँ, कल से सिर्फ सीखता हूँ परसों को अच्छा करने के लिए, ऐसा। तो मुझे आइडिया नहीं है कि बाबा सहगल से पहले कोई था, बट येस जितना मैंने भी सुना है कि बाबा सहगल वाज वन ऑफ द फर्स्ट इंडियन हिप हॉप आर्टिस्ट। उनके उसके बाद शायद अनु मलिक सर ने भी ट्राई किया बहुत बार कुछ गानों में, ऐसा कहा जाता है। बट वो ये कि डिफिनेशन ऑफ रैप और डिफिनेशन ऑफ हिप हॉप बहुत बड़ा है, डिफिनेशन ऑफ रैप बहुत ही प्रिसाइज है। ओके। हाँ, तो वही है कि हिप हॉप हैज़ सो मेनी एलिमेंट्स, सो मेनी तरीका। तुम रैपिंग हैज़ थोड़े से कॉन्स्ट्रेंट थे पहले, अभी वो भी तोड़े जा रहे हैं। अभी पीपल आर कमिंग विद डिफरेंट वेज टू टेल देयर फीलिंग्स, टू टेल देयर वेज कि हमें क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है, चाहे वो खुद के बारे में या सोसाइटी के बारे में। बट बेसिकली तो रिबेलियस आर्ट फॉर्म है, कमर्शलाइज्ड नहीं है, कमर्शलाइज नहीं बोले, पॉप नहीं है, तो रिबेलियस है। जो भी आपको लगता है, खिलाफत में बात होती है ज़्यादा हिप हॉप में। 2000s में माफिया मुंदीर बना था, हाँ जिसमें योयो हनी सिंह, बादशाह, इक्का, रफ्तार एंड लिल गोलू थे। वो दौर कैसा था? आप सुनते थे इनको? हाँ, बादशाह भाई नहीं थे शायद माफिया मुंडीर में, ऐसा हनी भाई ने बोला एल टॉप पे। ओके। हाँ ऐसा उन्होंने बोला है, ये मेरा स्टेटमेंट नहीं है। हनी भाई बोले हैं कि बादशाह भाई नहीं थे माफिया मुंडीर में, वाज जस्ट अ क्लाइंट, ऐसा बोला उन्होंने। देखो को बोला ना, बकचोद हूँ बहुत बड़ा, ठीक है। भाई लाइफ में जरूरी है, जरूरी है। बट आई यूज्ड टू लिसन टू एवरी, लाइक बादशाह भाई का और हनी भाई का ये जो ओ मेरी रानी तेरी जवानी तेरे तरक तरत तानी, ये मेरे मतलब आईपॉड में मतलब फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम था। और प्लस गेट अप जवानी है। और फिर बादशाह भाई, सॉन्ग, हाँ, यो भाई का वो लगाना तड़क तेरी एरी कसूर सारा उच्ची हड्डी अदा, ओह क्या गाना था। ब्राउन रंग तो था ही बहुत ऊपर, मतलब वो बहुत अलग एरा था, मतलब बहुत अलग, बहुत खतरनाक था। हाँ, ये सब मतलब आई थिंक आई हैव हर्ड माफिया मुंडीर के लगभग सारे ट्रैक्स। रफ्तार भाई के भी ट्रैक्स मतलब मैंने अभी आज के भले ना सुने हो सकता है, बट स्टार्टिंग का थप्पड़ से लेकर एवरी ट्रैक मैंने सुना है, मतलब जो उन्होंने बनाया होगा पहले का, जब वो मैंज म्यूज़िक के साथ नहीं आए थे, उससे पहले के भी सारे ट्रैक्स लगभग जितना भी इंटरनेट पे होगा वो सब सुना। रफ्तार भाई को इंडियन हिप हॉप सीन में आई फाइंड मोर रेलिवेंट दैन एनीथिंग। ओके। हाँ, फॉर मी जस्ट फॉर मी, मेरे कानों के लिए रफ्तार भाई इज क्रेजी। मेरे कानों को, मेरे दिमाग को बहुत पसंद है रफ्तार भाई। माफिया मुंदीर के जो 5 लोग थे, 5-4 जो भी, 4-5, तो हु वाज योर फेवरेट? रफ्तार भाई फेवरेट है मेरे। हनी सर का मुझे म्यूज़िक प्रोडक्शन बहुत क्रेजी लगता है। एज अ लिरिसिस्ट या रैपर मैं उतना जलप नहीं कर पाता हूँ उनके लाइन से, बट हनी पाजी इज़ वन ऑफ द बेस्ट म्यूज़िक प्रोड्यूसर्स इंडिया हैव एवर केम अक्रॉस। हाँ, क्योंकि अरे यार उनका टाइम मतलब इतना फ्यूचरिस्टिक साउंड है ना यार, मतलब आप ब्राउन रंग का जो एसेंस है, मतलब आप समझ रहे हो, वो अभी भी आप नहीं निकाल पा रहे हो। कोई आर्टिस्ट ब्राउन रंग दोबारा दे ही नहीं पाया, क्योंकि आप सोचो कि एक ऐसे दौर में जहाँ लोग हर चीज़ कॉपी करना चाहते हैं, उस दौर में भी हनी भाई का वो वाला चीज़ कोई कॉपी नहीं कर पा रहा है। आप सोच रहे डोप शोप हो,
ब्राउन ब्राउन रंग हो, देसी कलाकार भाई क्या था। नहीं मतलब वीडियो प्रोडक्शन भी हाँ आज भी भाई भाई मत बोलो मत बोलो मत बोलो। अभी मैं जल रहा था कुछ दिन पहले हनी भाई से क्या क्या वीडियो भाई, मतलब अभी इसका ग्लोरी का एल्बम का भी मिलियनेयर का भी यार क्रेजी खतरनाक हुआ है। क्रेजी क्रेजी, आई लव इट। मिले हो कभी, बात हुई है? नहीं नहीं नहीं, ओके। बादशाह से, बादशाह भाई से तो शायद। बादशाह भाई से बात मतलब वही स्टेज पे जेन्युइन, ओके। उतना बड़ा आर्टिस्ट नहीं था कि कन्वर्सेशन करता मैं जाके उनसे, मतलब मैं उतना बड़ा आर्टिस्ट नहीं था कि मैं जाके कन्वर्सेशन करता उनसे कि और क्या हाल चाल है। स्टेज पे ही जो गुफ्तगू होती थी उतनी ही, और कभी कभार अगर उन्होंने सामने से बुलाया, जैसे एक बार उन्होंने बुलाया जो फ्री स्टाइल किया था मैंने, उसमें एक चीज़ बोली थी मैंने कि बैंग बैंग सॉन्ग, बैंग बैंग है, बैंग बैंग में फ्री स्टाइल करते हुए मैं आगे जाता और बोलता हूँ कि जितनी बातें आपने बोली सब याद मुझे, लेंगे शायद सीरियसली ना वो मुझे, मैंने बाल लंबे रखे क्योंकि बाप बोला काट दे और वो काटना नहीं है मुझे ना। ये जब बोला मैंने तो इसलिए था क्योंकि एक एपिसोड पहले काला धागा जिसमें गया था उसमें बादशाह भाई ने मुझे बुलाया और बोले यार बाल लंबे क्यों रखे हैं तुमने। मैंने बोला कि ऐसे ही भाई, बोले बाल छोटे करा लो लोग सीरियसली लेंगे, बाल लंबे सीरियस नहीं लेते लोग जल्दी, दे फील कि कोई ऐसे ही वैसे आदमी, तो इसलिए वो लाइन फ्री स्टाइल में निकली थी अगले एपिसोड में। ओके, तभी वो रिएक्शंस आते हैं। हाँ उन सबको कोई आइडिया ही नहीं था ना कि मैं वो हूँ। हसल की बात हम लोग करेंगे, बट पहले लाइक व्हाट डू यू थिंक कि रैप इंडस्ट्री अभी ग्रो हो चुकी है या अभी बहुत स्पेस है? लाइक क्योंकि आज लाइक हम 2024 में एंड हम लोग देखते हैं कि मोस्ट ऑफ द जो लड़के लाइक स्ट्रीट है या जो भी है, हर बंदे के दिमाग में मतलब मोस्ट ऑफ देम हैव कि मुझे भी अब रैपर बनना है, रैपिंग करनी है, इस फील्ड में जाना है, बहुत पैसा है, नेम है, फेम है, जो भी XYZ। तो व्हाट डू यू थिंक कि रैप इंडस्ट्री ग्रो हो चुकी है इंडिया में अभी या बहुत स्पेस है अभी, लाइक कमर्शियली आई एम टॉकिंग? तुम बेसिक तुम पूछना चाह रहे हो कि क्या रैपर पैसा कमा पा रहे हैं, ये तुम्हारा सवाल क्या है? काइंड ऑफ बोल सकते हो, बट अगेन इन अ वेरी ब्रॉडर वे। हाँ कि क्या मतलब हर एक चीज में लाइक क्या लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं, क्या ब्रांड एक्सेप्ट कर रहे हैं? कर रहे हैं यार, मतलब अभी तुम सोचो ना यार, एक तो हमारे जो पाइनियर्स हैं ऑफ दिस इंडस्ट्री, चाहे वो डिवाइन भाई हो, रागा भाई हो, मुफाड़ हो, कृष्णा भाई हो, हनुमान काइंड, ब्रोडावी, जो पाइनियर्स है ना वो बहुत ही खतरनाक है। तुम सोच रहे हो कि ये सब बिलबोर्ड्स पे आ चुके हैं इंटरनेशनली, तो ये कोई ऐसे, तो इंडिया में ऑलरेडी उन्होंने बना दिया है, रास्ता बना दिया है। लेकिन अभी कैसा होता है कि ग्लोबली और नेशनली तुम उतना फटोगे या तुम्हें उतना जानेंगे लोग, जैसे लोग एक टाइम पे किसी एक आर्टिस्ट को जानते थे, ये पॉसिबिलिटी 50-50 है। क्योंकि अभी कैसा हो गया ना कि एक आर्टिस्ट के एक गाने की 4 लाइन ही किसी को पसंद आ रही है, जो वो 4 लाइन ही रील पे चल रही है, उसके आगे का ना वो कंज्यूम करना चाह रहे हैं ना वो उसके आगे का सुनना चाह रहे हैं, क्योंकि हमने ही मार्केट ऐसा बनाया। हम बाउ डाउन कर गए जैसे ही सामने हमें लगा कि ऐसा कोई कल्चर आ रहा है। आप समझ रहे हो कि सामने अंग्रेज आए, उन्होंने कहा कि ये तरीका है, ऐसे ऐसे तुम्हें जीना होगा। एज क्रिएटिव पीपल हम सब ने बाउ डाउन कर दिया उसके सामने, और हम वही करने लगे, और फिर उसका हर्जाना भी हम ही भुगत रहे कि कोई भी गाना आप 4 हफ्ते पहले ट्रेंड में कौन सा गाना आप सुन रहे थे, उसकी कौन सी लाइंस थी, सिर्फ आपको उतना ही पता होगा बैक ऑफ द हेड, बाकी आपको गाना नहीं पता होगा कि गाने का नाम भी नहीं पता होता इनफैक्ट। या जैसे ऑब्सेस्ड, वन ऑफ द बेस्ट ट्रैक्स, मतलब अच्छा ट्रैक है, बट लोगों को नाम ही नहीं पता है कि ऑब्सेस्ड कौन है। ऑब्सेस्ड बोलो तो कौन सा गाना, फिर उनको 4 लाइन सुनो, हाँ रील पे सुना था भाई, रील पे सुना। अबे यार जाके सुनो यार, इतने अच्छे आर्टिस्ट है, इतना मेहनत करके वो एक गाना बनता है, लिसन टू द ट्रैक मैन। तो ये हमने ही अपने पैर पे मारा है, और तो सीन बहुत बड़ा है, लेकिन बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया एंड जो एल्गोरिदमिक
एक फेज़ है, उसमें क्या हो रहा है कि बहुत अच्छे आर्टिस्ट छुप जा रहे हैं और बहुत चूतिया आर्टिस्ट बढ़ जा रहे हैं। क्योंकि क्या हो रहा है कि रील का कंटेंट, जैसा अभी हमारी बात हो रही थी बाहर, आपने बोला 10 सेकंड का वो जो टाइम फ्रेम है, 3 सेकेंड, जस्ट हाँ 3 3 सेकेंड्स ना, 3 सेकेंड्स का जो टाइम फ्रेम है, उसमें एक चूतिया ही बताएगा कि मैं अच्छा हूँ। तो समझ रहे हो, एक चूतिया को देख के तुम तुरंत अरे ये तो मटेरियल हवा है। समझ रहे हो, इंटेलेक्ट आदमी को समझने के लिए दौर दशक लगे। जॉन एलिया साहब हो गए, मौत के बाद लोग समझे उन्हें कि वो कितने बड़े शायर हैं। उनको इंस्टाग्राम में कैसे समझ लोगे तुम समझ रहे हो, तो तुम किसको समझोगे? तुम ढिंचैक पूजा को समझोगे इंस्टाग्राम पे, तुम समझ रहे हो? तुम वो जो पर्सनालिटी है ना, बिग बॉस टैग्ड पर्सनालिटीज़ जो होती हैं, वो पर्सनालिटीज़ बेस्ट पर्सनालिटीज़ हैं फॉर इंस्टाग्राम। और वो वैसे अगर तुम आर्टिस्ट हो तो तुम्हारे लिए दुनिया बड़ी है, बहुत फटी हुई है, तुम्हारे पास ब्रांड्स भी आएंगे, कोलैबोरेशंस भी आएंगे। तुम सीरियस आर्टिस्ट हो, तुम अपनी कला पे काम करते हो, तुम्हें अपनी कला को ऑथेंटिक रखना है, बनाना है अपने आप को, यू विल हैव टू वेट अ लिटिल। तुम्हें काम करते रहना पड़ेगा, इट विल टेक टाइम टिल यू रीच द राइट पीपल हु गिव यू द राइट डायरेक्शन, एंड देन यू विल गेट समथिंग, यू नो। सीन बहुत बड़ा है, चूतियों के लिए ज़्यादा बड़ा है, अच्छे आर्टिस्टों के लिए ओकेश ओकेश है, बहुत मेहनत करके बस वो एक बार दिख जाएंगे, फिर उनको कोई हटा नहीं सकता, क्योंकि उन्होंने मेहनत बहुत की है। ये लोग आते जाते रहेंगे, बट इनकी संख्या ज़्यादा है जो शॉर्ट टर्म सक्सेस मिल जाए। हाँ, इनकी संख्या बहुत ज़्यादा है, क्योंकि फ़ोन सबके पास है। पहला आइडिया क्यूरेट करना, वो भी मुझे नहीं लगता कि इंस्टाग्राम पे जितने भी जैसे यूट्यूबर्स हो गए या जो कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं, आई डू नॉट थिंक एवरीबडी हैज़ इट्स ओन ओरिजिनल आइडिया लाइक बीबी के वाइन्स, लाइक भुवन बाम भाई जो है उनका जो आइडिया है, करेक्ट, वैसा कोई नया नया लेके नहीं आ रहा कोई। नहीं, नहीं। एवरीबडी इज कॉपिंग फ्रॉम समबडी आउटसाइड और उसको इंडिया में लाके फिर दे आर प्लेइंग इट सक्सेसफुली। करेक्ट। लेकिन इनका ऐसा नहीं है कि अब जैसे मैं जावेद अख्तर को सुन सकता हूँ, इनको नहीं सुनूंगा मैं कि तुम क्या सोचते हो जिंदगी के बारे में। तुमने, तुम्हारी जिंदगी झूठ है अभी राइट नाउ जो तुम कर रहे हो, तुम्हारा कुछ का खुद का कुछ नहीं, यू गेट इट। तो हिप हॉप बहुत बड़ा है इंडिया में, लेकिन जो अच्छे, जैसे कृष्णा भाई ऐसा थोड़ी है कि 4 साल पहले अच्छा करने लगे, नहीं भाई। वो जब मैं उनको ना MTV पे VH1 पे कभी देखा था, मैं ऐसे ही वो करते हुए, जब हिप हॉप उतना जानता भी नहीं था मैं, ब्रोडा भी, तब से वो लोग कर रहे हैं, उतना ही अच्छा कर रहे हैं। अभी तो फिनिश और क्रेजी हो गया है। डिवाइन भाई आज से नहीं भाई, बहुत पहले से कर रहे हैं। एमीवे बहुत पहले से कर रहा है। मतलब अच्छे आर्टिस्ट को इट टेक्स अ टेन्योर ऑफ 8 to 10 years टू हिट द मार्क। ओके। और बेवकूफ़ लोगों के लिए ईजी है, उनको चूतियापा करना है ना। पुनीत सुबह शर्ट उतार के मुंह पे सीमेंट डाल रहे हो, उसको देख तो सर कुछ नहीं है। क्या है, किसको लोग कंटेंट बोल रहे हो, अगर मान लो फॉर एग्जाम्पल तो बोल भी रहे हो क्या, लेकिन है क्या? इसको हम लोग गाँव में, इलाहाबाद में अब पागल बोल के लाठी मार के भगा देता है। इसके ऊपर यू आर इन्वेस्टिंग टाइम। आप समझ रहे हो? अगर ऐसा कोई आदमी आपके घर के सामने आके सीमेंट मुंह पे डाल रहा हो, मान लो, आप क्या करोगे? हट साल। आप समझ रहे हो? बट इंस्टाग्राम पे वी लाइक देम, यू लाइक देम, कंटेंट। अरे भाई फॉलो करो। तो ऐसे रैपर्स भी हैं, ऐसे रैपर्स भी हैं, वो फटते भी हैं, और वो फटते भी हैं, उनके महंगे जूते भी हैं आज के टाइम में। बट इतना आप नाम लेना चाहोगे कोई? MC स्टैन, क्या नाम क्या लेना चाहोगे? कौन नहीं जानता, ठीक है। अब इसको इंडिया के जो बड़े रैपर्स हैं वो उसके साथ भले बोल दें कि यार ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट लिरिसिस्ट, बड़ा हिप हॉप आर्टिस्ट, बट मैं कहता हूँ ब्रो, समेट के झूठ बोलना चाहिए। ही हैज़ नंबर्स, दैट्स ऑल। और वो नंबर्स क्यों आते हैं, क्यों आए हैं, इट्स नॉट बिकॉज ऑफ द आर्ट ही क्यूरेट्स, इट्स बिकॉज ऑफ द कंट्रोवर्सीज ही क्यूरेट्स। वो कंट्रोवर्सी में देयर आर स्टेटमेंट्स विच आर मेड। किसके ऊपर वो स्टेटमेंट्स बोले गए? उन लोगों के ऊपर स्टेटमेंट्स बोले गए जो ऑलरेडी सक्सेसफुल थे, यू नो। उनके ऊपर वो स्टेटमेंट्स बोल के यू हैव गॉट दोज व्यूअरशिप। तुम एक ऐसे शो में जाते हो जो शो सेडिस्टिक है, दैट इज़ द मोस्ट सेडिस्टिक शो ऑन अर्थ बाय एवरी साइकोलॉजिस्ट
जो आज जिंदा होगा वो जब वो शो देखेगा तो वो बोलेगा दैट्स अ सैडिस्टिक शो, जहाँ किसी की दुर्गति पे आप मुस्कुराते हैं, आप इंजॉय करते हैं, आपको मज़ा आता है दो लोगों को झगड़ा करते हुए देखने में, आपको मज़ा आता है किसी ने थप्पड़ मार दिया तो, किसी ने किसी की बेइज्जती कर दी तो, किसी ने किसी पे थूक दिया तो। सैडिस्टिक शो के आप हीरो बनते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ वन डायलॉग, 10 डायलॉग, और डायलॉग मारना दुनिया का सबसे आसान काम है। डिल्यूजन में रहने वाले के लिए कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है ये बोल देना कि मम मेरे पास जो है तेरे पास ये क्या। बट आर्टिस्टिकली उससे बहुत बेहतरीन आर्टिस्ट आज भी पुणे के अंदर आपको मिल जाएंगे जो उसी के साथ काम करते थे, बहुत अच्छे आर्टिस्ट। और आप कुछ दिन में उनका नाम भी देखेंगे, लेकिन जब उनका नाम आएगा ना तो उसको कोई गिरा नहीं पाएगा, उसको कोई डाउट नहीं कर पाएगा, या उसको ये नहीं बोल पाएगा ये यहाँ क्यों खड़ा है। आप समझ रहे हैं कि ये है कि सीन बहुत बड़ा है लेकिन सीन में कचड़ा बहुत पड़ा है। तो कैसा है ना, वो कचड़ा थोड़ा ऊपर है। आप समुंदर में भारी चीज़ थोड़ा नीचे रहती है, तय प्लास्टिक बॉटल ये सब ऊपर रहते हैं, ये ऊपर वाला कचड़ा बहुत ज़्यादा है। जो मेटल अभी पानी के नीचे है उसी से जहाज़ बनेगी और वो फिर ऊपर आएगी जब ना, तो वो दिखेगा आलीशान, कचड़े की तरह नहीं दिखेगा। और वो जब चलेगा ना तो लंबा चलेगा। कचड़ा पानी के बहाव से जाएगा जहाँ तक जाएगा, जो ट्रेंड चल रहा होगा वो उस हिसाब से चलेगा, जो लोग चाह रहे होंगे कि आज तुम ये कर दो तो वो करेगा, इसलिए वो चलेगा। लेकिन जो जहाज़ बनेगी ना, जब उस लोहे से जो पानी के नीचे था, वो जब जहाज़ चलेगी ना तो अपने हिसाब से चलेगी, लहरों को चीरते हुए चलेगी और जहाँ तक जाने का मन है वो वहाँ तक जाएगी। तो जो अच्छे आर्टिस्ट होंगे जो ये देखेंगे पॉडकास्ट, उनसे कहूँगा कि बड़ा है सब, बट इट विल टेक अ लिटिल टाइम, ठीक है। और वो जब टाइम ख़त्म होगा ना, जब आपका टाइम गिरेगा, उसके बाद आपको रोकना या आपको भूलना मुश्किल होगा। हाँ, जस्ट बी देयर। आप ये मत देखिए कि उसके पास तो इतने स्पॉन्सर्स आ रहे हैं, उसके पास स्पॉन्सर्स इसलिए आ रहे हैं क्योंकि वो नंबर क्यूरेट करता है। नंबर कैसे क्यूरेट करता है, यू नो इट। इफ यू कैन डू दैट, गेट numbers and get sponsorship. Nobody is giving money just because you are skilled today. आज के टाइम में कोई भी पैसा इसलिए नहीं दे रहा है कि अच्छा आप स्किल्ड हो, पैसा आपको इसलिए मिल रहा है कि आपके नंबर्स कितने हैं। अब उसमें कई हो, आपके पास पैसा अच्छा है, आप पैसे से नंबर्स लीजिए, आपके पास अच्छा दिमाग है कि जहां आप कुछ ऐसा क्रिएट कर सकते हैं जो कि यू नो, तो आप 100% करेक्ट। बीइंग अ ब्लॉगर, अभी हमारे पास भी कितना अच्छा वीडियो बना रहे हैं डजंट मैटर। हाँ, आप कितने लोगों को रीच कर रहे हो, दैट मैटर्स। ब्रांड के लिए डजंट मैटर के भाई वीडियो खराब है बट गया कितना, 1 मिलियन ना। अभी जैसे आप अगर यूट्यूब पे भी जाएंगे, देयर आर सो मेनी पॉडकास्ट मैंने देखे रिसेंटली में, जिसमें कुछ ऐसे गेस्ट आए हैं जो एक ऐसी बात कर रहे हैं जिसका कोई फैक्ट नहीं है। तो जो सामने जो बैठा है ना, जो बंदा पॉडकास्ट ले रहा है, तो राइट नाउ ही इज प्लेइंग अ रोल ऑफ अ जर्नलिस्ट, इन अ वे ही इज इंटरव्यूइंग दैट पर्सन ना। तो जब कोई एक गलत फैक्ट पास होता है उस रूम में, जो जाने वाला है एक बहुत ही बड़े अमाउंट ऑफ मासेस के पास, उसके पास एक छोटा सा ईमान होना चाहिए अंदर, जो सामने कर रहा है कि ब्रो आप जो कह रहे हो ना, मुझे नहीं लगता कि ये फैक्ट है, बट स्टिल वी विल लुक इनटू इट। अगर मुझे ऐसा कुछ दिखता है फैक्ट तो आई विल पेस्ट द लिंक डाउन नीचे, अगर नहीं तो प्लीज डू नॉट माइंड, ये ऐसे ही होगा। एक यू नो, बिकॉज यू आर प्लेइंग अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल यू नो इन द सोसाइटी। अगर तुम मुझे बुला रहे हो, मुझे 10 लोग देख रहे हैं, तो मैं भी यहाँ इसलिए आ रहा हूँ क्योंकि 100 लोग तुम्हें देख रहे हैं। तो जब 110 लोग ये देखेंगे तो वो इससे क्या लेके जाएंगे, ये बहुत ज़रूरी है समझना, क्योंकि ये नॉलेज बेस्ड इंटरैक्टिव एक सेशन हो रहा है, जहाँ तुम सवाल ये नहीं पूछ रहे भाई घर में आप पहन के क्या घूमते हैं, तुम सवाल ये पूछ रहे हो मुझसे कि करियर में या ये पर्टिकुलर फील्ड कैसा है, जो मैं जवाब दूंगा जब, तो एक बच्चा जो अभी कंफ्यूज्ड होगा कि करना क्या है, वो शायद वो करने के लिए उतरे उस जगह या ना उतरे। तो ये इन्फॉर्मेशन हो गया जो हम दे रहे हैं आगे। तो अब ये क्यों हुआ, क्योंकि उनको पता है सामने वाले को ये गलत इन्फॉर्मेशन जब पास हो जाएगी तो नंबर्स आएंगे, क्योंकि वो इसी चीज़ को पकड़ के थंबनेल बनाएंगे और नीचे डालेंगे लिख के टाइटल कि सेड बाय दिस डिस्टर्बिंग, शॉकिंग, रिवीलिंग
यू नो. करेक्ट. बट अगेन लाइक ये वही है कि व्हाट ऑडियंस वांट्स काइंड ऑफ के जो लोग एक्चुअल में सीखने आते हैं या जो जेन्यून लर्नर्स होते हैं उनकी क्वांटिटी बहुत कम है. एंड लाइक बेसिकली मैं एक चीज़ बोलता हूँ, बीइंग अ ब्लॉगर, हम लोग जब रील्स भी बनाते हैं ना, लाइक अभी हमारी रोजी रोटी है, ठीक है, कि हमको तो करना है, हमको तो व्यूज चाहिए क्योंकि वी आर डिपेंडेंट ऑन ब्रांड्स. ट्रू ट्रू. मेरे को अगर कल को कोई फूड ब्लॉगिंग के लिए बुलाता है, उसका खाना अगर खराब लगता है, डेफिनेटली हम लोग उसको बोलते हैं कि भाई खाना खराब है तेरा, इसको सुधार. बट अगेन हम ये नहीं बोलते कि भाई हम लोग इसको प्रमोट नहीं करेंगे. वी नो कि भाई सुधारेगा, कितना सुधारेगा, बट हम लोग उसको इस तरीके से प्रेजेंट करते कि पुणे का बेस्ट पाव भाजी आपको सिर्फ यहाँ मिलेगा. अब कई बार ऐसा होता है कि लोग जाके खाते हैं, कोई लोग, बट अब इसमें क्या होता है ना, जब वो लोग खा के आएंगे, ठीक है, उनको वो चीज़ नहीं पसंद आई, सपोज पता है नहीं आएगी, बट अब वो आके कमेंट करेंगे कि भाई घटिया पाव भाजी थी, घटिया पाव भाजी थी, घटिया. अब वो कमेंट्स आ रहा है, ओके. अब वो इंस्टाग्राम को क्या पता है कि भाई निगेटिव है या पॉजिटिव है. इट इज थिंकिंग कि भाई ये रील एंगेजिंग है, ठीक है. अब जब ये एंगेजमेंट आ रहा है तो इट विल पुश, ठीक है, इट विल पुश टू मोर ऑडियंस. या खुदा के भाई अच्छा है, मैं तुम्हें नहीं मानता के भाई अब ये रील वायरल जाएगी. आप अच्छा कंटेंट बनाओगे ना, बहुत अच्छा कंटेंट बना लो, नहीं देखेंगे लोग. अच्छा ठीक है, मैं मानता हूँ ये बात, ठीक है, मैं मानता हूँ ये बात, बहुत अच्छा बनाओगे नहीं देखेगी. लेकिन फर्ज करो, आई नो इट्स अ यूटोपियन वर्ल्ड आई एम टॉकिंग अबाउट, लेकिन फर्ज करो चारों तरफ सिर्फ अच्छा ही कंटेंट है. सोचो, सोच के देखो चारों तरफ उसी को इजाजत है कंटेंट बनाने का जो अच्छा कंटेंट बना, चारों तरफ अच्छा कंटेंट. नाउ द पब्लिक लाइक यू, मी, हिम, हम जब भी देखेंगे तो अनफॉर्चुनेटली और फॉर्चुनेटली वी विल कम एंड स्टम्बल अक्रॉस गुड थिंग्स ओनली. ठीक है. और अब जैसे फॉर एग्जांपल महाराष्ट्र सिनेमा की शुरुआत है ना, सिनेमा की शुरुआत यहाँ से होती है. आज तुम देख लो कि इस सिनेमा को बहुत ऊपर होना चाहिए था व्हेन इट कम्स टू एनी सिनेमा इन इंडिया, लेकिन ये अभी उतना ऊपर क्यों नहीं है? साउथ क्यों प्रिवेल करा? साउथ क्यों सबसे ऊपर है राइट नाउ? साउथ में भी खराब कंटेंट है, वो तुम रोक नहीं सकते. बट क्या होता है ना, जब सूर्या टाइप एक्टर 4 मूवी बना लेता है ना, सिंघम टाइप, तो एक जय भीम बनाता है कंटेंट कंट्रोल करने के लिए कि मेरे बात का वजन है, तो मैं एक ऐसा टॉपिक उठाऊंगा जो टॉपिक सोसाइटी में बताएगा कि क्यों ये जरूरी है. एज अ क्रिएटर, ऑल अ फसाड. इसमें अपनी लाइफ खराब मत करना. वट एवर आई एम डूइंग राइट नाउ, ऐसी हरकत कर दी जो शायद नहीं करती कभी, आपको फर्क नहीं पड़ा. मेरा काम था कंटेंट निकालना ब्रो, मैंने निकाल दिया, बाकी कौन किसको कैसे परसीव करता ब्रो, ये उसका काम. आई नो दैट्स ऑल्सो ट्रू, मैं भी यही सोचता हूँ. बट जब मैं गाली देता हूँ फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं भी चूतिया बोल रहा हूँ, बच्चे सुन रहे होंगे, बट राइट नाउ आप क्या करोगे कि आप एक वो डाल दोगे कि कुछ वर्ड्स ऐसे यूज हुए हैं, यानी डिस्क्लेमर कि बिलो 18 ना देखें, जैसे मूवीज के साथ होता है एडल्ट. समझ, बीइंग एन आर्टिस्ट, क्रिएटिव पागल होने के अलावा मैं सोसाइटी का एक हिस्सा हूँ, जो हिस्सा इसको पसंद करे चाहे ना करे, इसको बर्बाद नहीं कर सकता, सोसाइटी को बर्बाद नहीं कर सकता अपने पागलपन में. यू नो, अगर आप अपने आप को जनरेशन ऑफ बीइंग वोक बोलते हो, यू आर वोक इनफ टू नो एवरीथिंग, देन यू शुड बी वोक इनफ टू अंडरस्टैंड एक प्रैक्टिकल डिलेमा जो हमारे आसपास होता रहता है. मतलब आप समझ रहे हो? तो वो है कि अगर लोग खराब खाना खाते हैं, बट अगर आप शेफ है, उस जगह आप कुछ बना रहे हो, तो आप खराब खिलाओगे नहीं, बिकॉज यू हैव. बट वही ईमान धर्म नहीं है तो फिर तो ए बल्लू प्लेटें आराम से साफ, अरे छोड़ विम क्या लगा रहा है, मरेंगे 4 लोग मरने तो
फिर वही एग्जैक्टली फिर तो कमर्शियल मेरे पास तो भाई जितने लोगों की कॉल आते हैं ना लाइक कि भाई यहाँ जाना चाहिए, मैं मना कर देता हूँ, भाई मत जाओ, मेरी वीडियो देख के तो मत जाओ। मचो हाँ, अगर ये वीडियो स्पॉन्सर नहीं दिख रही ना, अगर मैं किसी ब्रांड के साथ कोलैब नहीं कर रहा हूँ, आराम से। मैं सही बताया हूँ। हाँ जैसे अभी क्योंकि कुछ जब हम लोग स्ट्रीट फूड या कोई सच में अच्छी जगह है, क्योंकि अभी देखो फूड ब्लॉगिंग में प्रमोट कौन करेगा? जिसकी होटल नहीं चल रही है। उसकी होटल क्यों नहीं चल रही है? एक तो खाना खराब है, या तो एम्बियंस खराब है, या तो हाइजीन नहीं है, या तो बहुत महंगा है। वही बंदा आएगा ना प्रमोट करने। जिसकी होटल चल रही है भाई बहुत अच्छी, वो क्यों आएगा हमारे पास कि भाई ले लो पैसे और हमारी होटल का करवा दो। कुछ केसेस होते हैं जो न्यूली ओपन होती है, बट बहुत रेयर है। आई नो, क्योंकि 20 लोग जिन्होंने शुरू किया था, करेक्ट। उन्होंने अगर एक वो बनाया होता ना कि एथिक्स, जैसे हम कहते थे ना कि गैंगस्टर्स जो होते थे बॉम्बे के भाई लोग, उनके भी उसूल होते थे, यू नो। ये जो राइट नाउ जहां हम जी रहे हैं ना, उसूललेस है, ये प्रॉब्लम है। हाँ अभी मेरा सवाल ये है कि अगर क्या अगर आपको रिकॉग्नाइज आर्टिस्ट बनना है रैप में, हसल जाना इम्पोर्टेंट है? वन ऑफ द प्लेटफॉर्म्स है यार। मतलब देखो मेरे को तो बहुत हेल्प किया हसल टू गेन दैट पॉपुलैरिटी एज अ फ्री स्टाइल रैपर, ठीक है, एंड एज एन आर्टिस्ट हु इज़ अ गुड कंपोजर। इक्का भाई 3-4 बार बोल चुके हैं कि यार ये बॉलीवुड वाला कॉम्पोजिशन करता है, सच अ ब्यूटीफुल कॉम्पोजिशन। तो क्या होता है कि तुम्हारे थाली में क्या खाना है और कौन सा दाना है जिससे तुम्हारा पेट भरने वाला है तुम्हें पता नहीं। आखिरी निवाला कौन सा, पहला निवाला तुम्हें पता नहीं। तुम्हें जहाँ मिल रहा है जो अपॉर्चुनिटी वो करो। जैसे मैंने एक गलती की थी कि मुझे हसल 1 से भी आया था कॉल, तब मैंने कहा था कि मुझे रियलिटी शोज करना ही नहीं है, ठीक है। आप हसल के सीजन 3 में गए थे? 3 में गया था, या 2 के लिए भी मेरे पास अपॉर्चुनिटी थी, ऑप्शन था ऑडिशन देने का, सब कुछ रेडी था, बट मैंने नहीं दिया, मुझे रियलिटी शो नहीं करना था। 3rd में क्या हुआ, क्योंकि एक तो मैं ऑफिस भी कर रहा था ना उस टाइम, तो छुट्टी नहीं ले सकते, बहुत सारी चीज़ें थी। 3rd में मैं पूरा फ्री था, खाली था, आई वॉज वर्किंग ऑन प्रोजेक्ट्स ऐसा वैसा। तो मेरा एक दोस्त है लिली बॉय, बॉम्बे के अंडरग्राउंड सीन में इज़ वन ऑफ द ओजीज पुराना। तो उसने वो पीछे लग गया एकदम। उसने कहा कि नहीं आपको ऑडिशन देना है, देना है, देना है, लेट पीपल नो। मतलब इट्स बीन वेरी लॉन्ग कि अपन अंडर द शैडोज खेल रहे हैं। तो मैंने इज्जत रखने के लिए खाली उसकी बात का मैं ऑडिशन तक गया। उसके बाद सारा चीज़ होता गया और फिर जो हो गया वो हो गया। और फिर क्या प्रोसेस होता है बेसिकली? बहुत ही सिंपल प्रोसेस है यार। एक बार ऑनलाइन का ऑडिशन फॉर्म आएगा, ऑनलाइन आपको डालना होता है वीडियोस। तो 2 वीडियो शायद डालते हैं अपन विद अ गुड ऑडियो क्वालिटी, विद गुड वीडियो क्वालिटी। और उसके बाद अगर वहाँ पर जो टीम बैठी है उनको आपका वो समझ आया कि अच्छा आप अच्छे आर्टिस्ट हो, फिर आपके ऊपर भी रेकी करते हैं, वो ढूंढते हैं आपको कि आप कैसे हो, क्या मतलब बैकग्राउंड चेक्स भी होते हैं, बहुत पुराने गाने भी सुने जाते हैं, जो आपने भेजा है वो भी सुना था। उसके बाद एक लिस्ट ऑफ सर्टेन रैपर्स होते हैं, कुछ 50-100 डिपेंडिंग अपॉन की जो भी स्ट्रेंथ है। 2 दिन 4 दिन में फिर उनका लाइव ऑडिशन होता है विद द MTV पैनल, विद द पैनल जो भी क्रिएटिव लीड कर रहा है उनके साथ एक 1-to-1 होता है। और उसके बाद फिर उसमें से जो शॉर्ट लिस्ट होते हैं 25, वो फिर जाते हैं शो के लिए। ओके कैसा एक्सपीरियंस था? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था MTV हसल का। मतलब especially the process of making songs, the process of knowing। जैसे मैं अभी कल बॉम्बे से निकलने से पहले आई मेट फरहान भाई इज़ वन ऑफ द बेस्ट आर्टिस्ट जिनसे बहुत लगाव है मुझे इमोशनली। उनसे मैं कल ही कह रहा था कि यार पहली बार ऐसा हुआ कि हसल में वो 25 आर्टिस्ट थे जो अलग अलग वैरायटी, अलग अलग थॉट प्रोसेस के लोग, बट ईर्ष्या नहीं हुई, जेलसी नहीं हुई। हाँ, दिस वाज नया था कुछ वो जो चीयर अप करते हैं वहाँ पे एक दूसरे के लिए। वो तो रियल है यार। मतलब बाकी सीजन का नहीं पता, बट 3 में
द ब्रदरहुड वाज अमेजिंग. मतलब मैं आपको बता रहा हूँ कि RBH परफॉर्म कर रहा है, मृणाल परफॉर्म कर रही है ना, या शन भाई परफॉर्म कर रहे हैं, और वो गाना जो वो गा रहे हैं ना, इट मतलब मुझे तो अंदर से ना प्राउड फील होता था कि अरे यार मैं इनको सामने से देख पा रहा हूँ, जबकि वो मेरे साथ रह रहे हैं होटल में, साथ गाने बन रहे हैं, दोस्त हैं, बट इनको देख के प्राउड फील हो रहा कि अरे यार क्या परफॉर्मेंस है यार, माशाल्लाह, क्या बात है यार, क्या बात है. कंपैटर बहुत क्रेजी था हसल 3 का. मेरे ख्याल से एक वो भी रीज़न है कि शायद वो नहीं चला उतना. स्पाइस नहीं था, कुछ मसाला नहीं था, कोई लड़ाई नहीं था, झगड़ा नहीं था. एवरीथिंग वाज ब्यूटीफुल बटरफ्लाइज. हाँ, मतलब आप कोई भी एपिसोड देखो. मैंने जब फ्री स्टाइल भी किया था तो उस बैंग बैंग वाला जो आपका था हाँ, उसमें यू कैन सी द फेसेस लाइक दे वर प्राउड ऑफ मी. जहाँ से आप वो DMC से हाँ, जो स्टार्ट किया था आपने, हाँ, एवरीवन वाज लाइक भाई रिएक्शन वाज क्रेजी. हाँ, मैं वीडियो भी चलाऊंगा यहाँ पे. हाँ. क्रेजी रिएक्शन था सबके. DMC जो दिख रही रानी सी, मेरी जान ये कहानी भी है खास. बादशाह जब तारीफ करे गाने की और काफी लगा जब गा दे वो जो वर्जा, कभी रुका नहीं झुका नहीं बात है. तीनों भाई मेरी जान पर रात है, मैं छू के मेले लूं आशीर्वाद दिया, मेरी ऐसी कुछ साथ है. और फिर लड़ाई भी यार दे दे मुझे हाथ लगा ले गले, मेरी जान की तो बात है. तूने सोचा कि क्या मैं करूंगा फ्री स्टाइल, मेरी जान जिंदा रात में. बहुत बहुत मतलब वहाँ पर हसल 3 ने मुझे एक तो लोग इतने अच्छे दिए. MTV से भी मैं जिन लोगों से मिला बिकॉज ऑफ हसल, बहुत ही ब्यूटीफुल सोल्स. और जिनसे भी मैं इधर मिला एज अ कंटेस्टेंट मिला, ब्यूटीफुल सोल्स. स्क्वाड बॉसेस, ब्यूटीफुल सोल्स. जैसे भी मैं कलकत्ता गया था, मैं APR भाई के साथ बैठा, मैंने डिस्कस किया मेरा ये एल्बम आ रहा है, वाज लाइक कि ये थोड़ी सी ये चीज़ यहाँ चेंज करो, ये चीज़ यहाँ थोड़ा वो करो. तो जाके एल्बम जो बन रहा है, DMC के पास गया, मैं बोला मैम ऐसा ऐसा एल्बम है, एक बार सुनिए. शी सेज कि यार ब्यूटीफुल एल्बम है यार, क्रेजी. ये आखिरी खत के लिए आई वेंट एंड वही मतलब एवरीबडी. इक्का भाई ने मेरे को, मैं अभी तक करा नहीं है मैंने, हो सकता है वो बाद में डांट दें या कुछ कि क्यों नहीं करा था, बट ऐसा लगता है इक्का भाई थोड़े बिजी होंगे, तो उन्होंने पहले बोला था कि कुछ भी बनाओगे तो भेजना मुझे, मैं तुम्हें बताऊंगा अगर कुछ ऊपर नीचे रहा, कुछ हम कर सकते हैं साथ. बट इक्का भाई को भेजा नहीं, मैं बोला थोड़ा बिजी होंगे क्या. भाई इस रील को ना इक्का भाई तक पहुंचा देना बस. नहीं, और बादशाह भाई तो फिर वो तो फ्री स्टाइल में बोला था ना कि करेंगे कोलैब जब हक होगा मेरा, तो वो तो देखेंगे. बादशाह भाई वैसे ज़्यादा बिजी हैं अभी. बट सारे लोग जेन्यून है एकदम. बहुत जेन्युइन, बहुत जेन्युइन. मुझे बहुत मज़ा आया द प्रोसेस ऑफ हसल. उस वक्त मृणाल भी थे आपके साथ. हाँ, शी इज ऑल्सो फ्रॉम पुणे. पुणे ओनली. हाँ, जानते थे एक दूसरे को पहले? नहीं, ओके. वहां पे पता चला. वहाँ पर पता चला, और अभी हम बहुत अच्छे दोस्त हैं. ओके. शो से. बहुत अच्छे. मतलब हो सकता है इस पॉडकास्ट के बाद मैं उसकी कॉल करूँ कि कहाँ है, चल मिलते हैं, ऐसा. ओके. हाँ, मतलब बहुत. RBH अभी मैं बॉम्बे से निकल रहा था, RBH को पता चला कि बॉम्बे आया हूँ, घर नहीं पहुंचा, तो 3-4 गाली सुनाया, फिर उसके बाद बोला आए क्यों नहीं, मैं बोला आ रहा हूँ ऐसा. अभी शन भाई कश्मीर से आए बॉम्बे, उनसे मिलने में गया था. घोष नवी मुंबई से पहुंचा, जहाँ पर हम लोग रुके हुए थे. शेडी भाई आए हुए थे एक शो करने बॉम्बे में, वो पहुंच गए वहाँ. तो पूरा मतलब तो समझ रहे हो कि वो वैसा ब्रदरहुड, मतलब कि whenever you see, मतलब मैं तो इनफैक्ट मेरे से बाकी का, और मैं जिस तरीके से उनको देखता हूँ, वी ऑल फील प्राउड ऑफ एक दूसरे के एग्जिस्टेंस है. ईर्ष्या 0% ईर्ष्या. मतलब शाउट आउट टू एवरी आर्टिस्ट, बादल भाई से लेकर प्रिंस भाई से लेकर बॉबी रंधावा से लेकर एवरीवन, RBH, उदय, केडन, शाउट आउट टू एवरीवन. इतने दिल से मतलब है ना, मतलब मैं बता नहीं सकता. शन भाई, शेडी भाई, ब्यूटीफुल पीपल. रैप ID, लव हिम. भाई आपका मैंने गाना सुना था असल में, माई डैड. हाँ, तगड़े वाले लिरिक्स थे. थैंक यू मैम. मतलब बहुत, मतलब नेक्स्ट लेवल था. थैंक यू मैम. कैसे, मतलब क्या सोचा था गाना लिखने से पहले? तो मेरे 99% ऑफ द सॉन्ग्स आर फ्री स्टाइल ओनली. ओके. तो क्या होता है कि बिल्कुल नहीं लिखते?
बहुत कम। तो मैं लिखता हूँ, बट कैसे लिखता हूँ कि पहले मैं फ्री स्टाइल करता हूँ किसी चीज़ के बारे में, ओके। और फिर उसके बाद उसको पेन डाउन करता हूँ सुन सुन के कि मैंने क्या किया था। ओके। तो माय डैड भी वैसे ही था कि मेरे पापा से कुछ कन्वर्सेशन हुआ एंड फिर वो बहुत ही ख़राब कन्वर्सेशन था। फिर मैंने फ़ोन उठाया, हेडफोन्स उठाए, घर के बाहर निकला, एक इंस्ट्रूमेंटल चलाया एंड आई जस्ट स्टार्टेड जैमिंग ऑन इट। और फिर वो पहली लाइन गिरी दिमाग में कि सुनो सुनो मन क्या करता है। तो फिर मैं कहता हूँ कि कहता है खेलो, पर पापा बोलते नहीं तुम्हें पढ़ना है। लेकिन अभी सब तो खेल रहे हैं ना पापा, उनके पास होगा हराम का, तेरा बाप मेहनत करता है। एंड देन वो धीरे धीरे बनता गया बनता गया बनता गया। उसमें खाली एक पैरा लिखा था मैंने पहले ही, मतलब फ्री स्टाइल करके एक पैरा रखा था उसको लिख के, पर बाकी जो उसमें सेकेंड वर्स से आता है ना, वहाँ जहाँ से मैं ये बोलता हूँ पापा बोलते हैं कि लाश चाहिए, आप ज़रा पास आइए, ये जो पैरा आता है यहाँ से हसल पे गहराई है भाई इसमें, मतलब लिरिक्स में। थैंक यू सो मच यार। बहुत डीप मीनिंग है, मतलब जो समझ सकता है वही समझ सकता है, हर किसी के बस की बात नहीं। हाँ आई नो, अमड़ा ममड़ा चमड़ा पब्लिक नहीं समझेगा। I know that. अभी भाई जो आप गाने बनाते हो हसल में, ठीक है, उसका कॉपीराइट आपके पास होता है, या मतलब कैन यू अर्न फ्रॉम दैट सॉन्ग्स, या वो उनके पास ही होता है? IPRS के थ्रू, मतलब जितने भी आर्टिस्ट हैं, आई जस्ट वांट टू से टू एवरीवन कि पहले तो IPRS का वो करा लो, रजिस्ट्रेशन होता है। ये एक सोसाइटी है जो तुम्हारे कॉपीराइट्स को ख्याल रखती है। तुम अगर एज अ ऑथर कंपोज़र अगर हो कहीं पर भी, तो जो भी तुम करोगे लाइफ में, वो गाना कहीं भी जाएगा तो तुम्हें कुछ ना कुछ अमाउंट आता है। तो हमने IPRS करा लिया था पहले, MTV ने हमें ये नॉलेज दी थी बिफोर एंटरिंग हसल। तो फिर हम सब ने IPRS कराया। तो अब अगर MTV का गाना जो भी चलता है तो हर महीने एक सर्टेन अमाउंट आता है हर गाने का। ओके, या ग्रेट। IPRS प्लीज करवाओ, जितने जल्दी करा सकते हो उतने जल्दी। जब भी रैप की बात होती है ना, तो कुछ साइंस आते हैं, आंख वाले साइंस, ऐसा क्या होता है ये? बेसिकली तो ये ईस्ट साइड वेस्ट साइड है। फिर ये ट्रायंगल डिनोट्स इल्यूमिनाटी विथ वन आई। और डिपेंड करता है कि आप किस चीज़ में मानते हो, क्या मानते हो, उस हिसाब से वो साइंस है। जैसे अभी वो स्टैन ने पी टाउन दिया था, जस्ट पुणे। अभी ये मतलब हनी सिंह ने भी बोला हुआ है, दिलजीत दोसांझ ने भी बोला हुआ है, बोहेमिया सर ने फेसबुक पे 2017 में पोस्ट करा था कि एक आंख वाले आर आस्किंग मी फॉर माय सोल बॉडी माइंड। हाँ हाँ। क्या मीनिंग है, मतलब क्या होता है रैप इंडस्ट्री? इज इट रिलेटेड टू दिस थिंग? नहीं, क्रिएटिव इंडस्ट्री इज रिलेटेड टू दिस थिंग आई थिंक। बट ये देखो, इस चीज़ के बारे में मुझे अब तक इन लोगों से कोई ईमेल वीमेल आया नहीं है। अगर आता तो मैं कंफर्मेशन के साथ बता सकता था ये होते हैं कि नहीं होते। बट हम वो कहते हैं ना कि अर्बन मिथ्स होते हैं, अर्बन थ्योरीज होती हैं, और हमारे कुछ कॉमन सेंस, हमारे आसपास बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसको हम अलाइन करना चाहते हैं। तो अलाइनमेंट के टाइम जो ये है, ये बेसिकली एक शैतानी वो है, मतलब तो यू हैव टू मेक अ डील विद द डेविल, जिसपे आप, ऐसा कहा जाता है कि आपको जो भी चाहिए होगा अपने लाइफ में अचीवमेंट्स, शैतान या शैतान के जो दूत हैं वो आप तक वो चीज़ पहुंचा देंगे। बदले में आपको अपनी आत्मा दे देगी। तो एक अननेचुरल डेथ होगा जहाँ पर रू विल बी कलेक्टेड बाय द सेटनिक पावर्स। बट दुनिया में आप वो अचीव कर लोगे जो भी आपको चाहिए। तो इट इज़ नॉट जस्ट ओनली फ्रॉम द हिप हॉप इंडस्ट्री। ऐसा कहा जाता है कि वर्ल्ड के जो सबसे बड़े साइंटिस्ट होते थे या जो सबसे बड़े फिलोसोफर्स थे, एवरीबडी इज़ रिलेटेड विद दिस सोसाइटी कहीं ना कहीं से। बट ये मिथ ज़्यादा है क्योंकि अभी तक पुख्ता कोई सबूत नहीं है। हाँ, तो बेसिकली मिथ बड़ा मिथ है। अर्बन एक लेजेंड है ये कि 4 हॉर्समैन है, वो आएंगे, वो दुनिया का जो सिस्टम है जहाँ पर पॉपुलेशन रिसोर्सेज से जब ज़्यादा हो जाएगी
तो वो आएंगे और वो पॉपुलेशन कंट्रोल करेंगे। तो आप जैसे उसी में कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, जैसे आप कुछ बीमारियां होती हैं जिसमें बहुत तेज़ी से पब्लिक मरता है, या कोई एक वॉर जिसमें पब्लिक बहुत ज़्यादा मरता है, तो ऐसा कहा जाता है कि ये इल्यूमिनाटी या फिर सेटेनिक पावर्स या उन 4 हॉर्समैन के थ्रू किया गया चीज़ है, सो दैट वर्ल्ड का ऑर्डर बना रहे, जिसमें जो वो 10% या 1% जो लोग हैं उनके लिए रिसोर्सेज कम नहीं होने चाहिए। हाँ, एलॉन मस्क को भी बोला जाता है कि इज़ फ्रॉम इल्यूमिनाटी, एमिनेम को बोला जाता है, रिहाना को कहा जाता है प्रिंसेस ऑफ डार्कनेस। तो ये सब एसोसिएटेड है विद आर्ट। ओके। हाँ, रैप की बहुत सारी बातें कर ली भाई, मुझे जानना है पर्सनली एंड व्यूवर्स को भी जानना है कि अंडरग्राउंड रैपर जो होते हैं, क्या वो पैसे कमाते हैं? मतलब कहाँ से पैसा आता है, कहाँ से ये जुनून आता है, कैसे करते हैं? थोड़ा सा मतलब अर्निंग सोर्सेज होते हैं इनके लिए कोई? हाँ, मतलब बेसिक म्यूजिक ही है ना यार। मतलब एट द एंड ऑफ द डे इज म्यूजिक, इफ इट इज सेलिंग यू विल अर्न। पैसे कमाओगे अगर तुम्हारा गाना बिक रहा है। अब उसमें 2 तरीका है, अगर इफ़ यू टेकिंग अ शॉर्टकट, यू आर मेकिंग समथिंग जो रील्स पे चल रहा है, तो तुम्हारे जो क्लाइंटल्स होंगे वो क्लाइंटल ज़्यादा होंगे, तुम्हें तुम्हारे एल्बम पे पैसा लगा देंगे, पर उस पर वो रिटर्न्स लेंगे या जो भी। और फिर दूसरा है कि तुम धीरे धीरे प्रोग्रेस करके यू बिकम, जैसे डिवाइन भाई हैं, तुमने अपना खुद का ही लेबल खोल लिया, यू नो शोज। बेसिकली आर्टिस्ट शोज से ज़्यादा कमाता है रादर देन स्ट्रीमिंग से। करेक्ट। बेसिकली एक रैपर के क्या क्या रेवेन्यू सोर्सेज होते हैं? मल्टीपल मैन, जैसे तुम्हारे हैं, तुम फूड ब्लॉगिंग कर रहे हो, तो अगर एक कैमरा तुम अटैच करे हो तो वो कैमरे से भी तुम स्पॉन्सरशिप उठा सकते हो इफ़ यू हैव दैट नंबर। ठीक है, तुम एक माइक यूज़ कर रहे हो, उससे भी स्पॉन्सरशिप उठा सकते हो, इस सोफे से बढ़ो। तो इट डिपेंड्स कि तुम पोजीशनिंग क्या क्रिएट कर रहे हो मार्केट में। और अगर तुम नए हो तो आई थिंक डू नॉट थिंक अबाउट कि तुम कमाने क्या वाले हो, थिंक अबाउट तुम दुनिया को देने क्या वाले हो विथ योर आर्ट। एंड एज सून एज यू डिलीवर समथिंग प्रोमिनेंट जो तुम्हारे हिसाब से बेस्ट है, एंड इफ़ पीपल गेट कनेक्टेड टू इट, तो ऑटोमेटिकली चीज़ें विल कम अंडर दी रेडार, और फिर सारे लोग आएंगे। मतलब वो कहते हैं ना कि चढ़ते सूरज को सभी सलाम ठोकते हैं। तो इफ़ यू आर राइजिंग अप, तो हर तरह के लोग आएंगे, उनकी अलग अलग नीड्स होगी। ये कंपनी आके कह सकती है कि हमारा एक एनुअल फेस्ट है, जस्ट कम एंड कट द रिबन, उसका पैसा है। पैसे तो हर चीज़ का है। लाइक यूट्यूब रेवेन्यू हो सकता है, ब्रांड हो सकते हैं, स्पॉटिफाई हो सकता है, ब्रांड रिव्यू। तुम एक गाना किसी के साथ कोलैबोरेट कर रहे हो, उसमें भी कुछ लोग चार्ज करते हैं, यू नो। ओके। हाँ, अगर कोई बड़ा आर्टिस्ट है, इफ़ ही वांट्स कि भाई मैं चाहूँ कि भाई कोई बड़ा आर्टिस्ट मेरे गाने में आए, तो जो बड़ा आर्टिस्ट है, ओके, आई कैन पे हिम अ सर्टेन अमाउंट टू बी इन माय सॉन्ग। कभी कभी कोलैबोरेशंस दिल से होते हैं, कभी कभी मॉनिटरी होते हैं। तो हर तरीके से है, मतलब आप हर तरीके से कमा सकते हो। यू शुड हैव जस्ट, इफ़ यू हैव अ बिजनेस माइंड, या समबडी हु इज़ मैनेजिंग यू हैज़ अ बिजनेस माइंड, तो फिर पैसे हर जगह से आते हैं। बट जो बेस्ट रेवेन्यू, बड़ा रेवेन्यू जो जनरेट होता है, वो है तुम्हारा इवेंट से। हाँ, अगर टिकट सेलिंग तुम्हारा पावरफुल है तो। क्योंकि इसमें भी 2 तरीके के आर्टिस्ट है। एक जो एक सार्वजनिक शो के लाइनअप में है, जैसे रैप 91 अगर एक शो करा रहा है, तो उसमें हर आर्टिस्ट का एक लाइनअप है, तो आदमी किसी और एक स्पेसिफिक आर्टिस्ट के लिए आया लेकिन सबको सुन के जा रहा है, जो सनबर्न हो गया, सुपरसोनिक हो गया। ये दूसरा होता है जैसे अभी किंग भाई ने किया था, कि अपना ही एक शो डाला, उस शो में अपने एल्बम को प्रमोट करना है। वो जब दिलजीत दोसांझ भाई का हो रहा है अभी, ना वर्ल्ड टूर काइंड ऑफ हाँ, चलता है, तो वो टिकटिंग पे फिर आप कमाते हो इफरात। बट दिलजीत भाई तो लुटाते भी उतना ही है, मतलब ही स्पेंड्स अ लॉट ऑन हिज इवेंट्स। मतलब जो उन्होंने, उनका पूरा सिनेमा है, मतलब द वे ही डज द इवेंट्स। कभी अटेंड किया आपने दिलजीत दोसांझ सर का इवेंट? नहीं, अभी तक नहीं किया। कसम से उस लायक ही नहीं हुआ हूँ अभी, मुझे ऐसा लगता है। मुझे ऐसा लगता है कि मैं चाहता हूँ कि जब मैं उनका शो अटेंड करूँ, तो आई वांट हिम टू लुक एट मी एंड से, हे पोयर व्हाट्स अप, यू नो। ओके। हाँ, एक ऑडियंस बन के नहीं जाना चाहता मैं, एज अ फैन ही जाऊँगा, बट आई वांट हिम टू नो मी। अब भाई साइफर भी होता है काफी रैपर्स में, होता है जो वीडियोस चलते हैं काफी सारे, तो पुणे में भी होता है? हाँ, ओके, कहाँ पे होता है?
कहाँ नहीं यार, कहाँ तो कोई नहीं बता सकता, हम ही लोग को पता नहीं होता कहाँ करने वाले हैं। ओके, हाँ, डिपेंड करता है, मतलब लोकेशन चेंज होते हैं। चेंज होते रहते हैं या। बट मैंने तो अभी काफ़ी साल से साइफर नहीं किया है, क्योंकि टाइम भी नहीं मिला और जोन में भी नहीं हूँ मैं। बस साइफर्स होते हैं, मैंने पहले बहुत अटेंड किए हैं, Okay. करवाए भी हैं। लेबल्स और वो मतलब कैसे मिलते हैं? लेबल्स हो गए, कोलैब्स हो गए, कि आपकी फैन फॉलोइंग देख के आते हैं, या आपका गाना देख के आते हैं, या मतलब क्या देख के आते हैं, या रेफरेंस से मिलते हैं? अगेन स्किल, आज के टाइम पे स्किल से कोई लेना देना नहीं है, नंबर क्या है। नंबर्स अच्छे तो Views, सब आते हैं, फॉलोअर्स। नंबर्स अच्छे तो सब आते हैं। एक टाइम था जब लेबल आर्टिस्ट बनाता था, आज आर्टिस्ट लेबल बना रहा है, मतलब समझो। दिक्कत ये है कि अब उस आर्टिस्ट को लेबल उठाता है जो आर्टिस्ट ऑलरेडी अच्छा कर ही रहा है, जिनके पास ऑडियंस है। ऑडियंस है, बट लेबल का पास पैसा है। तो वो क्या करेगा, वो तुम पे पैसा लगाएगा, जब तुम्हारा स्किल अच्छा है या नहीं है उससे कोई लेना देना नहीं, तुम्हारा नंबर अच्छा है, वो तुम पे पैसा लगाएगा और फिर उसी से वो पैसा कमाएगा, तुमसे भी ज़्यादा, तुम्हारा ही कंटेंट अपना बना के। कितना पैसा मिलता है एक रैपर को? लाइक आप 3 लेवल्स में बांट दो, कितना पे होता है ऑन एन एवरेज? नॉट टू बी प्रीसाइज, रेंज भी बताई तो चलेगा। एग्जाम्पल अगर दूं मैं, तो अभी फॉर एग्जाम्पल अगर 50-25% मतलब, ओके, रॉयल्टी पे काम होता है। हाँ। और जो अगर वो लगा रहे हैं पैसा और आप अपने गाने बेच रहे हो, फॉर एग्जाम्पल दे आर बाइंग आउट योर सॉन्ग, जिसमें ओनरशिप उनका हो जाता है अगर, तो डिपेंड अगेन करता है तुम्हारे नंबर्स पे। अभी तो मैं रिसेंटली कुछ लोगों से मिला हूँ जो कह रहे हैं कि हम 4,000 में गाने खरीदते हैं, 5,000 में गाने खरीदते हैं, 10,000 में गाने खरीदते हैं। लाइक कि साले 10,000 तो मतलब मेरे सिगरेट का महीना है, मतलब महीने में 10,000 का सिगरेट पीता हूँ मैं, वो भी मैं गरीबी की बात कर रहा हूँ, समझ रहे हो कि। तो वैसे लोग भी मिलते हैं, मतलब वैसे उस इंडस्ट्री में है वैसा, उस अच्छे लेबल्स भी हैं, बुरे लेबल्स भी। अगर टी सीरीज लेता है तो कितना मिलता है? टी सीरीज अगर लेगा तो भी अगेन डिपेंड करेगा कि तुम कौन हो, तुम इंडस्ट्री में कौन हो। ओके, हाँ, क्योंकि ऐसा है कि उनके पास पैसे की कमी नहीं है, किसी भी लेवल के पास पैसे की कमी नहीं, बिकॉज दैट्स अ बेसिक बिजनेस इंफ्रास्ट्रक्चर ही वही है। करेक्ट। बट वो तुम्हारा गाना कितना अच्छा है, तुम्हारा गाना कितना चल सकता है, या वो चलाने वाले हैं, ये अब डिपेंड नहीं करता। अब डिपेंड ये करता है कि वो ऑलरेडी देखते हैं कि तुम्हारे नंबर्स क्या हैं आज। तो अगर मान लो कि वो 10 रुपये लगाते हैं तुम पे, तो उनको पता है कि अगर आज 10 का फॉलोअर्स है और 10 रुपये लगा रहे हैं, तो उनको पता है कि हम इसको 100 खींच देंगे, क्योंकि लड़का ऑलरेडी 10 पे है। लेकिन लेट्स से तुम्हारा स्किल सेट ऐसा है कि जैसे पहले होता था, लकी अली जब आए थे, मोहित चौहान जब आए थे, तो लेबल्स क्या करते थे, एक सीडी पे आप गाने लेके आते तो सुनते थे, दे यूज्ड टू फील कि अच्छा इस पे पैसे लगाए जा सकते हैं, ये गाने बनाए जा सकते हैं। तो पूरा एल्बम रेडी होता था, 4 इन्वेस्टर्स आते थे, वो मिलके एक एल्बम बनाते थे, फिर वो जो उस प्रॉफिट बनता था उस पर मार्जिन शेयरिंग होता था। बट अभी कोई आर्टिस्ट नहीं बना रहा है, बने बनाए आर्टिस्ट से खा रहे हैं। हाँ, आर्टिस्ट बनना, आपने लास्ट कौन सा आर्टिस्ट सुना है कि जो शून्य से बनाया है किसी लेवल ने? करेक्ट। एक भी नहीं। और उसमें भी फिर अगेन एज अ सोसाइटी हमारी गलती है, हमने उन्हें वो वहाँ तक जाने दिया, क्योंकि कुछ ऐसे आर्टिस्ट थे जिनको मुनाफा मिल रहा था उससे, और उन्होंने कुछ बोला नहीं। तो जो नई पीढ़ी जो आएगी आर्टिस्ट की, वो हमेशा खाई जाएगी, मतलब उनके पास वो लिबर्टी और वो फ्रीडम नहीं रहेगा, अनलेस एंड अनटिल कि वो ये सोच के चले कि चल भाई गरीबी एक्सेप्ट है। करेक्ट। यू नो, जैसे सीधे बहुत अगर है। अभी जब कोई लेबल अगर साइन करता है किसी को, तो क्रिएटिविटी हैम्पर होती है कुछ उसमें? हाँ, अब टी सीरीज पे जाके बहन चोद तो नहीं बोलूँगा ना मैं, तो समझ लो। लेकिन अगर मेरे गाने में मान लो कि वो ज़रूरी है, आई नो कि साफ लिरिक्स भी लिखे जा सकते हैं, बट एक गैंगस्टर रैपर है, एक रैपर जो गैंगस्टर है, उसकी भाषा में, अब मैंने अभी मोहब्बत के गाने सुनाए तुम्हें 2,
है ना, आखिरी खत सुनाया मैंने तुम्हें, मैंने तुम्हें सुनाया तकदीना। तो अब ये दोनों गानों में तो गाली की ज़रूरत नहीं है ना, तो क्यों दूंगा, नहीं दूंगा। लेकिन एक गैंगस्टर रैपर है, टॉकिंग अबाउट हिज हुड, हु इज टॉकिंग अबाउट हिज स्ट्रगल्स, हु इज टॉकिंग अबाउट कि उसको आसपास से क्या सुनाई देता था, तो गाली का इस्तेमाल करेगा ना। लेकिन ये गाली का इस्तेमाल वंचित है। वाइब सेट करनी होती है। क्या होता है इस समाज में जहाँ पर पॉपुलेशन ज़्यादा है, सेक्स की बात नहीं करते। माशरे में बैठ के अब बात नहीं, देयर इज़ नो एजुकेशन अबाउट सेक्स जहाँ की पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है। तो यहाँ कमरे का लाइट बंद होने के बाद जो हो रहा है वो आप उजाले में बात नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये वो सोसाइटी है। तो जिस सड़क पे आप चलते हो और जब कट लगता है तो आप सुनते हो वो गाली है। जब आप ही का बेटा आपके पीछे बैठा होता है छोटा, तो आप उसी के सामने अपनी बीवी को गाली दे रहे होते हो, मतलब उसी की माँ को गाली दे रहे होते हो, वो आपको परवरता है शराब पी के, उसमें आपके बच्चा हैम्पर नहीं हो रहा। लेकिन कोई एक आर्टिस्ट ने एक मूवी बनाई है गैंग्स ऑफ वासेपुर, उसकी गालियों से पूरा युद्ध खराब हो रहा, लेकिन आप शराब पी के आके अपनी औरत को मार रहे हो, उससे आपका बच्चा खराब नहीं होता। तो जो हिंदुस्तान का जो वो है ना, वे एशियन कल्चर जो हमारा है, हमें ब्लेम गेम खेलने में बड़ा मज़ा आता है। तो जो गाली है या जो चीज़ है वो लेबल भी वो मना करेगा। क्यों? क्योंकि उसके लिए लॉज है। जैसे टीवी एक 3 साल के बच्चे से लेकर 80 साल के बुढ़े तक सब देख रहा है ना। तो अब चलो बुढ़ा फिर भी एक्सेप्ट कर लेगा व्हेन इट कम्स टू कि यार एक गाली आई, बट एक बच्चे के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा। गन्स की बात कर रहे हो, गैंग की बात कर रहे हो, तो कोशिश करा जाता है कि उससे बचा जाए। क्रिएटिव लिबर्टी है, बट कोशिश करा जाता है क्योंकि ये घर। लेकिन अब कोई चीज़ आप जब लेबल पे करते हो तो अगेन उसका पैरामीटर बहुत बड़ा है, मतलब एक आप कंट्रोल नहीं कर सकते वो कहाँ तक जाने वाला है। तो उसमें क्या होता है कि वो कंट्रोल करते हैं फिर आपकी क्रिएटिव लिबर्टी को। बट एज एन आर्टिस्ट आई फील कि मेरी क्रिएटिव लिबर्टी जो है वो आप ये बोल के नहीं हैंडल कर सकते कि एक बच्चा सुन लेगा तो क्या। मैं कहता हूँ ये तो समाज इतना सुधार दो कि वहाँ प्रयोग ही ना हो इन चीज़ों का। क्या तुम्हारा समाज इतना सुधरा हुआ है? एक सिंपल सवाल है। उस सवाल को अगर आप डील कर पाते हो, अगर आप उस सवाल को आप समझ पाते हो कि हाँ भाई मैं तो निकलता हूँ तो गाली नहीं आती कहीं, एवरीबडी इज टॉकिंग लाइक जी जनाब आप किधर जा रहे थे आप करो, मैं देखो वैसे गाने बनाऊंगा। और मैं तो गाली देता भी नहीं उतनी ज़्यादा, मतलब मेरे डिपेंड करता है गाना कैसा है। करेक्ट। बट अगेन क्या ये रैप इंडस्ट्री डिस कल्चर, गैंग कल्चर, इस पे मतलब क्या क्या दिखाती है, मतलब काइंड ऑफ आप हैं वही दिखाती है सोसाइटी। सोसाइटी में जब अड़ोस पड़ोस में नोक झोंक होती है तो जिस तरीके के शब्द इस्तेमाल किए जाते हैं, चुड़ैल, तो चुड़ैल अगर बगल वाली आंटी को बोल रही है तो एक लौंडा लौंडे को जब बोलेगा तो बीड़ी चोदी तो बोलेगा ना ओके कि लौड़े तेरे को आता नहीं करने जो मैं करता। तो जब दो लोगों में झगड़ा हो रहा है, ये सोसाइटी है, दो लोगों में झगड़ा हो रहा है और झगड़ा बहुत ही मुद्दे के ऊपर है, तो उस मुद्दे के ऊपर बहस हो रही है, एक डिबेट है। उस डिबेट का लैंग्वेज कुछ भी हो सकता है। उस लैंग्वेज कैन बी प्योर उर्दू, हिंदी या प्योर ज़मीन की भाषा। तब समझ रहे हो? तो गाली, रैप, ये एवरीथिंग इज यू। रैप बेसिकली है क्या? इट्स यू। लेकिन आप डिल्यूजनल अगर हैं तो आपको नहीं समझ में आएगा कि हिप हॉप में गाली क्यों दे रहे हैं। अगर आप डिल्यूजनल नहीं है, अगर आपको पता है कि जो आपके पास हो रहा था वो यही हो रहा था जो ये बंदा सुना रहा है, प्रैक्टिकलिटी होती है इसमें। हाँ। ओके। रैपर्स जैसे लाइक आई डोंट नो कि कितने पैसे कमाते हैं, बट जो शो ऑफ होता है लाइक के 80,000 के जूते हो गए, आइस वॉचेस, डायमंड्स, मतलब ये शो ऑफ ज़रूरी है रैप इंडस्ट्री में? ये तो सोसाइटी में ही ज़रूरी है ना। ओके। पैसा आते ही 4 BHK खरीदते हो ना, बड़ी गाड़ी लेते हो ना, तो समझ रहे हो? काम वाली आ जाती है ना घर में काम करने के लिए। अभी तक बर्तन खुद साफ कर रहे थे, अब खाना भी वो बनाती है, प्लेट भी वो उठाती है।
और समझ रहे हो, काम वाला आ जाता है तुम्हारा जूता पॉलिश करने के लिए. इट्स बेसिक. इकोनॉमिकली तुम जैसे जैसे डेवलप करोगे तो ह्यूमन माइंड है शो ऑफ. अब उसमें कुछ लोग होते हैं जो कहते हैं कि यार मुझे लाइफस्टाइल तो मेंटेन करनी है, बट मुझे किसी को बताना नहीं है कि मैं कितना है मेरे पास. और कुछ लोग होते हैं जिनको कहना है कि आप दिखाएगा ना मैं ज़माने को कि मैं कौन है, मुफलिसी नहीं मार सकता मेरा कुछ भी. समझ रहे हो? तो मुफलिसी को एनकाउंटर करने के लिए वो दिखाते हैं गोल्ड चेन, मुफलिसी को एनकाउंटर करने के लिए दिखाते हैं जूते, मुफलिसी को एनकाउंटर करने के लिए दिखाते हैं. मुफलिसी मतलब गरीबी, पैसा कम जब होता. तो डिपेंड करता है. लेकिन आप देखेंगे अगर सोसाइटी में आप इकोनॉमिकली जब भी ग्रो करेंगे एनी टाइम, आप 10 की जगह 20 रुपए कमाने लगेंगे तो 5 की मैगी 12 की हो जाएगी. खर्चे अपने आप बढ़ते हैं. यस. बस अब एज अ बट ह्यूमन, अगेन लाइक कंपैरेटिवली अगर बिजनेस पर्सन हो या फिर एक्टर हो या फिर कोई भी दूसरा क्रिएटर हो, तो बट उनसे ज्यादा कई बार शो ऑफ लाइक रैपर से होता है. तो क्या रीजन होता है इसके पीछे? पर्सनालिटी बनानी होती है खुद की, या मतलब क्या होता है? मतलब पर्सनालिटी तो बहुत ही ज़रूरी, क्योंकि वही बिकता है. ओके. अभी जैसे मुझे लगता है कि सो इट इज काइंड ऑफ अ मार्केटिंग. हाँ, काइंड ऑफ अ गिमिक ओनली. क्योंकि रियलिटी में अब जैसे बप्पी लहरी सर थे ना, ही वॉज अ प्रोड्यूसर, बट वो कितना सोना पहनते थे. वो उनकी पर्सनैलिटी थी, उनका कल्चर था जहाँ से वो आते. अभी जैसे मैं हूँ, अभी मान लो मैंने ये एक चेन पहना है, अब ये एक चेन जो है 150-200 रुपये की होगी, ठीक है, जो हर बार बदलती रहती है. जैसे काली हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, दूसरी आ जाएगी. लेकिन लेट्स से कि कल आई फील कि यार आई वांट टू हैव अ चेन पूरे टाइम गले में, ठीक है, आई वांट अ चेन सिल्वर का हो सकता है, गोल्ड का हो सकता है. तो डिपेंडिंग अपॉन माई इकोनॉमिक क्राइटेरिया मैं जाऊंगा और वो उतना फैंसी बनवाऊंगा जितना. लेकिन अब ऐसा नहीं कि मैं चेन आज भी पहना हूँ, लेकिन जब कल पैसा आएगा तो इसका क्वालिटी चेंज होता जाएगा. समझ रहे हो? तो आज स्टैन के पास है तो वो दिखा सकता है कि अच्छा दिस इज डायमंड या दिस इज यू नो. बिकॉज इंडिया में मतलब मैंने जहाँ तक देखा कि जो डायमंड्स, कॉस्टली डायमंड्स, हेवी डायमंड चेन है, वो मोस्टली रैपर्स के पास ही आज. क्योंकि कल्चर है ना वो. हम आपको एक चीज़ है कि एज अ रैपर तो मैं नहीं बोल सकता उतना, वैसे नहीं बोल सकता एज अ रैपर, बट एज एन ऑडियंस अगर मैं देखूं रैप को, तो बेसिकली ट्रांसपेरेंसी है बहुत. यू आर ट्रांसपेरेंट इनफ टू शो एवरीथिंग विच यू आर. तो आप समझो कि अंदर से जो वो आदमी है वही आपको दिख रहा है. उसमें कुछ है हल्का सा है जो गिमिक होता है, हल्का सा गिमिक होता है, और वो ज़रूरी है. एंटरटेनमेंट फील्ड में वो ज़रूरी है. जैसे मुझ जैसे आर्टिस्ट इसलिए लोगों को नहीं दिखते क्योंकि हम बहुत साधारण रहते हैं, तो लोग कभी कभी पहचान नहीं पाते, अच्छा अरे इसमें क्या बात. बट वही अगर थोड़ा सा मेरे अंदर भी वो शोरशाबाजी होती तो फिर वो अलग होता है. जैसे भी बात हनी पाजी ने भी अभी रिसेंटली बोला था कि बिलियनियर में ही हाँ कि माय मार्केटिंग टीम इज सेइंग कि थोड़ा सा शो ऑफ show अभी जरूरी है. है. हाँ, एंड वो उन्होंने किया उस गाने में, एंड रिजल्ट्स तो भाई तो वही है कि एक्सप्लोसिव थे एकदम. बस वैसा है. इट्स नथिंग. और वो पर्सनल एक टेक है सबका. और जैसे मेरा है कि जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा कि 400 के जूते बहुत ज़्यादा, अगर ये महंगे होंगे ना कभी, बहुत ज़्यादा, चाहे मेरे पास कितना भी पैसा रहे, 1000-1500, इससे महंगे जूते मुझे लगता है कि ज़रूरत नहीं है. मैं वो पैसा जो बचा हुआ है ना, 70,000 समथिंग जो बचेगा इसको खरीदने के बाद, मैं एक टैलेंट पे इन्वेस्ट कर दूंगा. वो एक नए बच्चे पे इन्वेस्ट कर दूंगा जो अच्छा है, रादर देन वेयरिंग दीज. मतलब समझ रहे हो, मैं शर्ट 2000 के ऊपर की कभी नहीं खरीदूंगा. हाफ पैंट्स 1500-2000 के ऊपर की कभी नहीं खरीदूंगा. घड़ी शायद खरीद सकता हूँ, बट 1 लाख 2 लाख वाली नहीं. समथिंग बिटवीन 20-25 हजार. हाँ वैसे एम्पोरियो, अरमानी काइंड हाँ ऑफ. थोड़ी ओके. और इंडियन ब्रांड अगर कोई आया तो वही लूंगा. मोस्टली टाइटन वाइटन ही लूंगा, या अरमानी नहीं लूंगा. रिंग्स पसंद है मुझे. रिंग्स में हो सकता है मैं कल थोड़ा इन्वेस्टमेंट करूं, बट नॉट गोल्ड. डायमंड भी नहीं लूंगा क्योंकि खो ही जाएगी बहनचोद मेरे से. हाँ, तो कुछ ऐसा ही लूंगा ठीक ठाक. ओके. बट मैं कोशिश ये करूँगा,
और टच वर्ड जब भी आएगा मेरे पास, जब भी होगा, तो मैं कोशिश ये करूँगा कि अगर वो इन्वेस्टमेंट री इन्वेस्ट कर सकता हूँ किसी टैलेंट में मैं, जिसको कभी किसी लेवल की, एल्गोरिदम की और मतलब किसी चीज़ की ज़रूरत ना पड़े, बिकॉज उसके पाइनियर्स या उसके सीनियर जो आर्टिस्ट है उनके पास एटलीस्ट इतना दिल तो है कि वो कहाँ से आ रहे थे और क्या तकलीफ़ें उठाई थी एक गाना बनाने के लिए। जैसे मेरा इरिटेशन कभी ये नहीं होता लाइफ में कि खाने को क्यों नहीं है, मेरा हमेशा लाइफ में इरिटेशन सबसे बड़ा ये है कि मैं गाना क्यों नहीं बना पा रहा हूँ नया, बाहर क्यों नहीं आ रहा कुछ। तो इफ़ आई कैन सेव ये वाला ट्रबल 4-5 आर्टिस्टों को, 6 आर्टिस्ट, तो आई थिंक वो मेरे लिए ज़्यादा अच्छा है रादर दैन इन्वेस्टिंग ऑन समथिंग जो पेरिशेबल है। दिस इज़ पेरिशेबल, वो आर्ट जो वो बनाएगा दैट्स अनपेरिशेबल। करेक्ट। तो वही अगेन डिपेंड करता है आपकी सोच के ऊपर। बहुत सही लगा भाई, सेम सारी बातें। बट अगेन आपका नया एल्बम आ रहा है, उसके बारे में बात करते हैं थोड़ा। यस ब्रदर, तो जो नया एल्बम है उसका नाम है आखिरी खत। ओके। तो रोमांस पे डिपेंड है ये? या उसका एक ट्रैक थोड़ा अजीब है, मतलब इट्स ऑन अ कंट्री म्यूजिक काइंड ऑफ, बट बाकी सारे ट्रैक्स अराउंड रोमांस ही हैं। कितने ट्रैक्स है? 6 ट्रैक्स होंगे, मेजर 6 ट्रैक्स है और एक बोनस ट्रैक है। टोटल 7 ट्रैक्स है। और साउंड एक्सप्लोर करने की कोशिश की है कुछ अलग, आई होप पसंद आएगा। और वो बेसिकली मेरा ब्रेकअप हुआ था जब, तो वो लास्ट मैसेज आता ना कि वो वाला कि अब दोबारा बात नहीं करेंगे, डू नॉट ट्राई टू गेट इन टच विथ मी, आई नो दैट यू आर अ ग्रेट आर्टिस्ट, यू हैव नो टाइम फॉर अदर थिंग्स। तो फलाना रवा का वो, तो वो पढ़ के आँख में आंसू आ गया था मेरे कि क्यों ऐसी चीज़ चुनी कि हर इंसान दूर हो जाता है ना सोच के। तो फिर वो लाइन आई थी दिमाग में कि आखिरी खत है तेरे तरफ से, मेरे तरफ से ये ईमान मेरा, होके ख़त्म जो होना ख़त्म जो, ऐसा ही इश्क था अंजाम मेरा। तो फिर उसी से वो एल्बम का क्रिएशन होता है वहाँ से। भाई मैंने देखा आप फ्री स्टाइल बहुत सही करते हो। थैंक यू मैन। थोड़ा सा हमारे लिए डन लाइक मैं आपको वर्ड्स देता हूँ। डन। लाइक मेरा नाम है क्रिश, पॉडकास्ट का नाम है एक्सट्रीम टॉक्स, एंड थोड़ा बहुत मैं फूड ब्लॉगिंग करता हूँ, पहले लाइफस्टाइल ब्लॉगिंग करता हूँ, एंड अभी हमने पॉडकास्ट शुरू किया। तो ठीक है, इतने वर्ड्स ठीक है। और लोगों को बस इतना बोल देना कि सब्सक्राइब, थोड़ा लाइक या कमेंट या जो भी, एंड साथ में आपका एल्बम भी थोड़ा सा प्रमोट कर देना। हाँ ये लास्ट वाला मैं नहीं कर पाऊंगा, मैं खुद का प्रमोशन नहीं कर पाता। हाँ कोई भी बीट चला दे जान, कोई भी। ओके बीट चला, हल्का सा साउंड दे देना, हल्का धीमा। ए क्रिश, एक काम आया यार, करेंगे क्या? एक्सट्रीम टॉक्स, थोड़ी बड़ी बातचीत और फिर वॉक, जहां नहीं पहुंचे रीत, लोग बोले क्या हम सुनते ना, बस ये प्रीत माने जिंदगी जाने अनजाने फलसफों में लिया खींच गया जब बाहर, तो फिर थोड़ी व्लॉगिंग फूड की, निकला जो बाइकों पे तो ट्रैवल होता शूट जी, वो कहते क्यों करता क्योंकि आई फील सो क्यूट जी, ओ माय गॉड दो अगली गाली माँ की, सुनने वाली बातें नहीं, मैंने बोला तू तो जानने गई, मुझे बोला कल थोड़ा सा एल्बम प्रमोट, पर ये आता नहीं, मैं करता कुछ भी नहीं प्रमोट, आई डोंट लाइक टू से बट आई विल से, सब्सक्राइब कर लो इसको भाई, थोड़ा सा लाइक चाहिए, एल्गोरिदम को थोड़ा सा कमेंट डालिए, दिल कह दे जो, और जो ना मन करे तब भी करना, cause content is so dope, you gotta know, हिप हॉप के बनते जितने प्रोप, वो आके सुनो ये बातें जो करता हूँ, बातों में क्या मैं नगमे बनाता हूँ, नगमे जो बनते वो चाहते हैं ना, जिसको समझ नहीं आएगी बातें वो उनको भी हम समझा देंगे ना, जा अपनी कसम में बैठ के जो भी सुनाना मैं चाहता, अभी कर दे अब बंद, बातें खत्म, सुनते वो लोग होके रजामंद करती निया, पूछे कि क्या हमको पता भी चलाना,
क्रिश हिला रहा सर, बोले करते खत्म क्या, ओ माय गॉड 1.5 से ऊपर हो गया ब्रा, लेट्स गो। यस भाई किल्ड इट ब्रो, थैंक यू मैम, गजब, थैंक यू मैम, खतरनाक टैलेंट है। थैंक यू मैम। एंड लाइक बिना लिखे इस तरीके से, और मैं देख रहा था लाइक बीट अब जा रही है, अब भी प्रॉपर मैच कर रहे हो बीट को भाई, थैंक यू मैम, थैंक यू, खतरनाक टैलेंट है। थैंक यू मैम। स्किल्स ब्रो, बहुत सही लगा आपके साथ बात करके, मुझे बहुत अच्छा लगा। एंड डेफिनेटली आई होप एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर एल्बम। थैंक यू मैम। कब ड्रॉप होने वाला है? आई थिंक Feb first week will be the time, first week या second week में ही ड्रॉप करूँगा। डेफिनेटली बहुत अच्छा लगा भाई, एंड Thank you, man. आपकी जो सोच है ना, मतलब बहुत यूनिक है भाई, Thank you. बहुत अलग है, एंड बहुत जेन्युइन है, थैंक यू भाई, मीन्स अ तो लॉट। बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच आप आए। Same है। एंड भाई मतलब 10:30 बजे आए थे, 2:30 बज रहे रात के, बट मैं अब भी फ्रेश हूँ। आई थिंक आपको भी उतना ही एंजॉय Yes, हुआ है, yes, बहुत ज़्यादा। एंड सच में बहुत मजा आया, बहुत अमेजिंग पॉडकास्ट था मेरा ये। थैंक यू सो मच। Thank you for calling, man. Beautiful.